एपिसोड की शुरुआत में हम रियो के हाई स्कूल का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कुकिंग क्लास में सभी केक बना रहे थे। मोया उसके केक की तारीफ करती है, पर बोलती है कि ये हम दोनों के खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो वो कहती है कि हमारा बचा हुआ खाना खाने के लिए एक इंसान है ना। अब वो दोनों उस केक को लेकर सुंगियों के पास जाते हैं, पर वहाँ पर पहले से ही काफी लड़कियों ने उसे घेर कर रखा हुआ था, जो कि उसे अपने हाथों का बनाया हुआ केक खिलाना चाहती थी। ये देखकर रियो काफी जेलस होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे जाते हुए सुंगियो भी देख रहा था। रियो जब पढ़ते हुए चल रही थी, तभी सुंगियो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तुम गिर जाओगी, पर वो उसकी बात नहीं मानती। जब सुंगियो से इतना पढ़ने का कारण पूछता है, तो वो इसका रीजन उसे ही बता देती है। तो अब सुंगियो से बचा हुआ केक मांगता है, लेकिन रियो कहती है कि वो मैं सारा खा गई, जो सुनकर वो उसे कर्ज देता है कि तुम जल्दी मोटी हो जाओगी, पर वो गुस्सा हो जाती है और अपने वर्ड्स वापस लेने के लिए कहती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रियो सुबह उठकर जब अपनी आंखें देखती है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए अपने फेस पर एक मास्क लगा लेती है। अब जैसे वो फोन चला रही, तभी उसे याद आता है कि आज वो मिल्क एक्सपायर होने वाला है और उसने सुंगियो को अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। पर वो इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि अपना जवाब वो पहले उसे दे चुकी थी। अब वो जैसे विंडो खोलती है, तो सेम टाइम पर सुंगियो भी अपनी विंडो खोलता है और उसे फेस मास्क में देखकर डर जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब मत लगाया करो, ऐसा लगता है जैसे एक पिग को लिपस्टिक लगाई हो। पर वो उसे अपनी राय अपने पास ही रखने के लिए कहती है और उसे मारने के लिए खिड़की से कूदने ही वाली थी कि उसकी मॉम उसे नीचे खाना खाने के लिए बुलाती है। तो सुंगियो कहता है कि आंटी मैं भी आ रहा हूँ। वहीं हम सुंगियो की मॉम को देखते हैं, जो कि डैड की डिवोर्स मांगने से काफी परेशान थी। जब डैड ने उनसे इस बारे में बात की, तब उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 20 सालों से इसी बारे में सोच रहा हूँ। हमने अपनी शादी में एक साथ उतना टाइम अच्छे से नहीं बिताया होगा जितना अलग रहकर बिताया है। इसलिए वो भी उनकी बात से एग्री करती है और इस बारे में बात करने के लिए कहकर चली जाती है, जो देखकर डैड काफी उदास हो जाते हैं कि एक बार मॉम ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कारण पूछता कि आखिर मैं डिवोर्स क्यों चाहता हूँ। अब जब मॉम और डैड सुबह किचन में मिलते हैं, तो मॉम उनसे कहती है कि मुझे अफ्रीका रीअसाइन कर दिया गया है, तो तुम जल्दी से पेपर्स तैयार करवा लो। डैड पूछता है कि सुंगियो को इस बारे में कब बताना है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सुंगियो को रियो की फैमिली के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उनके खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो मिशेलिन रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बनाती हो। मॉम को पता नहीं होता ये कौन है, पर फिर भी वो अपनी तारीफ करने लग जाती है कि हाँ उससे तो काफी अच्छा बनाई होगा, जो देखकर डैड ऐसे लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम स्कूल टाइम में इतनी स्मार्ट बनती थी। अब क्योंकि ये सब एक ही बाउल में से खा रहे थे, तो डोंगजिन सारे एग्स खा जाता है क्योंकि उसे प्रोटीन की जरूरत थी। पर डैड बोलते हैं कि अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। रियो भी यहाँ पर खाने में कमियां निकालने लग जाती है, जो देखकर मॉम सबको खाना खाने से मना कर देती है और सिर्फ सुंगियो को ही खाने के लिए बोलती है। जिन सभी को इस तरीके से प्यार से खाना खाते हुए सुंगियो देख रहा था। खाना खाने के बाद रियो फ्रेंच कुकिंग बुक पढ़ रही होती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुंगियो पीछे से आकर उसमें लिखी हुई लाइंस पढ़ने लग जाता है, जो देखकर रियो हैरान हो जाती है और उसे बाकी की लाइंस भी पढ़ने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मना नहीं करता। अब जैसे वो उसे पढ़ता रहता है, तो रियो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लग जाती है, लेकिन वो इसी बीच सो जाती है, जो देखकर सुंगियो हंसने लग जाता है। कुछ देर बाद अब जैसे रियो अपनी आंख खोलती है, तो सुंगियो उसके पास ही सोया हुआ था, जिसे देखकर वो उसकी नेक को टच करने लगती है, जिससे सुंगियो उठ जाता है। तो रियो घबराते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्दन पर ना रेनबो जैसा दिख रहा था, मैं खुद को उसे छूने से नहीं रोक पाई। दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं और सुंगियो हीट स्ट्रोक का बहाना करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे को खोलने वाला था, तभी बाहर से मोया आ जाती है और दरवाजा सुंगियो के सर पर लग जाता है। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसके सर पर आइस पैक लगाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा था, तुम्हारे और रियो के बीच में कुछ हुआ है क्या? तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मोया मुझसे पूछते हैं कि क्या रियो ठीक थी कल, क्योंकि मैंने सुना कि ऑन चला गया। तो उसी तरफ रियो भी इस बारे में सोच रही थी कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं रो रही, शायद इसीलिए सुंगियो अभी तक वो मिल्क पैकेट मेरे पास नहीं लेकर आया, जो कि आज एक्सपायर होने वाला है। इधर सुंगियो मोया को बताता है कि कल वो इतना रोई कि मैं उससे कुछ और बात ही नहीं कर सकता था। अभी उसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं उसे फिलहाल के लिए पुश नहीं करना चाहता। तभी मोयम कांग को वहाँ पर आते हुए देखकर पहले तो छुपने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो नहीं छुप सकती, तो वहाँ से भाग जाती है। सुंगियो भी अब कांग को देखकर उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। उन दोनों के लिए ये सिचुएशन काफी अजीब हो रखी थी कि वो कैसे बात करें, तो फॉर्मेलिटीज हटाने के लिए एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, पर ये तरीका भी काम नहीं कर पाता और दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। जिसके बाद सुंगियो वर्कशॉप जाकर देर रात तक काम करता है, पर तभी उसे मिल्क जूस का ख्याल आता है, जिसकी आज एक्सपायरी थी। रियो भी उस फोटो को देखकर यही सोच रही थी कि अभी तक सुंगियो ने उसे कुछ पूछा क्यों नहीं, पर इधर सुंगियो परेशान था क्योंकि रियो ने उसे अपना जवाब पहले ही दे दिया था कि वो सिर्फ दोस्त है। दोनों जब तक एक दूसरे को मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, तब तक 12 बज चुके थे। अब अगले दिन म्योंग सभी को मीटिंग में बताता है कि उसे एक फेमस पियानिस्ट सांगी ने कॉन्टैक्ट किया है। वो एक बुक स्टोर खोलना चाहते हैं और उनकी डिमांड है कि वो स्पेशल थीम पर होना चाहिए। सुंगियो आइडिया देता है कि क्यों ना हम ऐसी बिल्डिंग बनाए जो कि साउंड क्रिएट करे। उसका प्लान था कि हर होल से जब एयर पास होगी तो डिफरेंट साउंड क्रिएट होंगी, इसलिए वो योंगचन को साइड से आते वक्त वहाँ से साउंड रिकॉर्ड भी करने के लिए कहता है। उसका ये प्लान सभी को काफी पसंद आता है। तभी सुंगियो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसे आज रात फैमिली डिनर के लिए बुलाती है, जो देखकर वो काफी खुश होता है और उनके लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करने के लिए बोलता है। सीना प्री ऊपर आता है, जहाँ वो बुक को देखकर फ्रेंच डिश बना रही होती है, क्योंकि मॉम डैड घर पर नहीं थे। तभी अचानक से दोनों वापस आ जाते हैं, जो कि रियो को फिर से खाना बनाता हुआ देखकर कहते हैं कि तुमने जो पैशन चुना है वो काफी मुश्किल भरा है। एक हेल्दी पर्सन के लिए भी इसे कर पाना काफी मुश्किल है और तुम्हारी सेहत पर इसे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन रियो ने कन्विंस कर लेती है कि इस दौरान वो
अपनी सेहत का काफी अच्छे से ख्याल रखेगी और इम्यूनिटी डाउन नहीं होने देगी। उसके इस पैशन को देखकर मॉम डैड इसके लिए मान जाते हैं, पर एक शर्त पर कि कभी अगर उसे इस काम के अंदर थकान हो तो वो तुरंत ही इसे छोड़ देगी। डैड अब जैसे उसकी बनाई हुई डिश टेस्ट करते हैं तो वो काफी अच्छी बनी हुई थी, जो सुनकर रियो काफी खुश हो जाती है। फिर हम काम को देखते हैं जिसे अंतु बताती है कि स्कूल में एक लड़के ने उसे उसकी मॉम ना होने के लिए छुड़ा रहा था, पर मैंने भी उसे कह दिया कि हर किसी की फैमिली में मॉम और डैड नहीं होते, ये बस सोसाइटी की एक सोच है। जिसके बाद वो काम से पूछती है कि आप कब तक ऑफिस का काम छोड़कर मुझे लेने आते रहोगे, तो बताता है कि जब तक तुम्हारे लिए कोई दूसरी केयर टेकर नहीं मिल जाती। जो बात मोयम की मॉम सुन लेती है और कहती है कि मैं अंतु का ख्याल रख सकती हूँ। जिसके बाद वो दोनों उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाती है। जब वो उनसे बात कर रही थी तभी मोयम वहाँ पर आ जाती है। काम को अचानक से देखकर हैरान थी। तभी मॉम उसे बताती है कि अब से मैं ही अंतु का ख्याल रखने वाली हूँ। जिसके बाद वो उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती है। वो दोनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं और पूरा माहौल काफी ऑकवर्ड था। मोयम काफी घबराते हुए कांग से उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो उसे समझाने लग जाती है कि तुम्हारी स्टोरी से हमें काफी इमोशनल हो गई थी और जो कुछ भी हुआ एंजॉय में हुआ। कांग भी उसे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, इसलिए अब दोनों ही अपनी गलती मानकर उस चीज को भुला देते हैं। इतने में मॉम युंदो को काफी सारी आइसक्रीम दिलवाकर वापस लेकर आ जाती है। फिर हम सुंग्यो को उसके मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर देखते हैं। जब मॉम उसे बताती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए बुलाया था। पहला यह है कि मुझे अफ्रीका के लिए रीअसाइन कर दिया गया है, जो सुनकर सुंग्यो खुद को मेंटली तैयार करता है और कहता है कि मैं और डैड आपसे जब भी टाइम मिलेगा मिलने आते रहेंगे। तभी डैड बोलते हैं कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। इतना टाइम एक दूसरे के साथ रहने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें एक साथ रहने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर सुंग्यो कहता है कि ये तो आप दोनों की लाइफ है ना, ये आपकी चॉइस है, आपको जो भी करना है। फिर वो उनसे काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कुछ भी समझने की सिचुएशन में नहीं था और एक टेंट बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाता है। उसे याद आता है कि पहले भी जब उसकी मॉम उसे छोड़कर जाने वाली थी तब डैड की उनसे इस बारे में बहस हुई थी। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे और सुंग्यो की जरा भी फिक्र नहीं है। मॉम कह देती है कि तुम्हें कौन सा फैमिली की पड़ी हुई है, तुम भी तो सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हो और काफी कम घर आते हो। तभी मॉम को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो शांति से कहती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी। डैड जब इस बारे में पूछते हैं तो मॉम कहती है कि ये मेरे कलीग है, इसी के साथ मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ। उनकी ये बहस अब काफी बढ़ जाती है और मॉम कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुमने मुझे यहाँ पर सुंग्यो के साथ कैद कर रखा हुआ है, मैं उससे प्यार करती हूँ पर सिर्फ एक मॉम बनकर मैं नहीं रह सकती। जिसके बाद वो रूम से जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो बाहर सुंग्यो था जिसने उनकी बातें सुन ली थी। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि सुंग्यो की वही रिकॉर्डेड ऑडियो सुन रही थी। तभी उसे सुंग्यो का कॉल आ जाता है, लेकिन उसके फोन से कोई और बात कर रहा था। अब वो भागते हुए उसके पास जाती है जो कि काफी नशे की हालत में था। रेस्टोरेंट की ओनर उसे बताती है कि मैंने ही आपको फोन किया था, ये काफी देर से यहाँ पर रोते हुए ड्रिंक कर रहा था, इसलिए मैंने स्पीड डायल पर कॉल किया था, तुम्हें लग गया फोन। जो अब सुंग्यो को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है पर उसने पेमेंट नहीं की थी, इसलिए वो पैसे भी सुंग्यो को देने पड़ जाते हैं। जिसके बाद रियो उसे कुछ दूर तक लेकर जाती है, लेकिन वो काफी थक जाती है और उसे बेंच पर बैठाकर घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो घर जाने से मना कर देता है। वो उसे बताता है कि आज ग्रेजुएशन के बाद ये पहला दिन था जब मैंने अपने मॉम डैड के साथ में डिनर किया हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो ये रोज ही करती है, पर आज जब मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया तो हम में से कोई भी डिनर पूरा नहीं कर पाया। वो अपनी और उसकी फैमिली को कंपेयर करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफी जलन होती है कि तुम्हारे पास ऐसी फैमिली है और तुम्हारा वो फैमिली फोटो देखकर भी। जिसके बाद वो उसे अपनी मॉम डैड की डिवोर्स वाली बात बता देता है। वो बोलता है कि जब मैं 6-7 साल का था तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि ये दिन जरूर आएगा। रियो उसकी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। सुंग्यो उसे कहता है कि मैं चाहता था कि एक दूसरे से अलग होकर खुश होने के बजाय वो दोनों एक साथ खुश रहे। इसके बाद वो रोने लग जाता है, जिसे हिम्मत देने के लिए वो उसके ऊपर हाथ रखती है। अब जब सुंग्यो को होश आता है तो अपनी वर्कशॉप में था। रियो को उसे अपने सामने देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे और कब आया। तब वो उसे 47,000 वॉन मेडिकल एक्सपेंस के साथ मांगती है उसे यहाँ तक लेकर आने के लिए और उसने उसका बिल भी पे किया था। तब वो उसे सच में पे करने लग जाता है, जो देखकर वो मना कर देती है। फिर जब वो उसके लिए पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे वही मिल्क दिखता है जो कि एक्सपायर हो चुका था। वो उसे पूछती है कि तुमने इसे अभी तक क्यों रखा हुआ है, तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे फेंकने ही वाला था और पूछता है कि नशे की हालत में मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं की। तो वो कहती है कि तुम जाकर अपनी मॉम से क्यों नहीं कहते कि तुम ऐसा फील कर रहे हो, पर वो उसकी बात टालते हुए कह देते हैं कि तुम में काफी स्ट्रेंथ है जो कि तुम मुझे उठाकर यहाँ तक लेकर आए। इस पर वो बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें सड़क पर ही छोड़ देना चाहिए था। अगले दिन वो मॉम डैड को कोर्ट से बाहर आते हुए देखते हैं। जब उनकी डिवोर्स केस की 1 महीने की वेटिंग थी, इसलिए उन्हें बाद में दोबारा आना पड़ेगा। जब वो जा रहे थे तभी बारिश शुरू हो जाती है, जो देखकर डैड अम्ब्रेला निकाल लेते हैं। मॉम कहती है कि हमारी शादी वाले दिन भी इस तरीके से बारिश हुई थी और वो कहती है कि हम यहाँ तक कैसे आ गए, जबकि मुझे तो हमारे बीच की लड़ाई तक भी याद नहीं है। तो डैड उन्हें अम्ब्रेला देकर वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। यहाँ से फिर हम रियो को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे सुंग्यो की मॉम की आवाज आती है, जो कि रियो की मॉम को बताने के लिए आई थी कि वो कल जा रही है। वो बाकी सभी को बताने के लिए फोन करने लगती है पर मॉम भी रोक देती है। रियो भी उन्हें सीढ़ियों से देख रही थी। अब जब वो उसके घर से जा रही थी तभी रियो उनके पीछे आती है, जिसे मॉम कहती है कि मेरे पीछे तुमने सुंग्यो का काफी अच्छे से ख्याल रखा है, तो आगे भी ऐसे ही रखना। वो जब जा रही होती है तभी रियो उनसे कहती है कि सुंग्यो उदास है, उसने बचपन से अपनी मॉम का काफी इंतजार
किया। वो छुपा रहा क्योंकि उसे लगा कि उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए आएगी। इस पर मॉम उसे ये सब बताने के लिए थैंक्स कहती है। फिर हम मोएम को देखते हैं जो कि मेडिकल इमरजेंसी केस के लिए बीच पर जाती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि एक एक करके सभी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसकी मदद करे। तभी कांग उसके सामने मड फ्लैटमैन सुपर हीरो बनकर आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो अब उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हमें सबको बचाना होगा। जिसके बाद दोनों सुपर हीरोज की तरह एक एक करके सबकी जान बचा लेते हैं। काम होने के बाद सनसेट के वक्त वो हम काम को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो उसे किस करने वाली थी, ये उसे कुछ अजीब लगता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। वो अब खुद पर काफी चिल्लाती है और शौक में थी कि अपने सपने में वो सब क्या देख रही है। परेशान होकर नीचे जा रही थी, तभी उसे युंदो दिखती है, जिससे उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो युंदो बताती है कि मुझे पता चला कि आप रात में देर से आई थी और लोगों को बचाने के लिए आपको अच्छे से सोना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मोयम मुझसे पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है, तभी वो उसके सामने आ जाती है। जिन्हें देखकर मोयम पूछती है कि क्या आप कहीं पर जा रही हो, तो मॉम कहती है कि यार तुम लोग भी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद हम तीनों को बाथ हाउस में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ही स्टाइल में एंट्री लेते हैं। फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मॉम को उनकी एक फ्रेंड मिल जाती है, तो वो उनके पास चली जाती है। जिस बीच तो दूसरे टेबल पर एक बच्चे को अपनी मॉम के साथ देखकर अपनी मॉम को मिस करने लग जाती है। उसका मूड अच्छा करने के लिए वो उसके लिए टावल से हेड कवर बनाती है, जैसे कि उन दोनों ने पहना हुआ था। वो उससे बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे पास मॉम नहीं है, तुम्हारे चेहरे से देखो तुम्हारे मॉम और डैड दिखते हैं, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है ना, बस तुम्हारी मॉम पहले चली गई। और उसे बताती है कि मेरे डैड भी ऐसे ही थे, जो कि मुझे जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने काफी अच्छे दोस्त बनाए जिन्होंने मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। हो सकता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे डैड ने हमें एक साथ मिलाने का प्लान बनाया हो, ताकि हम एक साथ मजे कर सके। युंदो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगता है, और फिर दोनों साथ में एंजॉय करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मॉम सुंगियो को बताती है कि मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हें डेली मैसेज किया करूंगी। इस पर सुंगियो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और ये सब करने से भी मना करता है। वो मॉम को बताता है कि बचपन में जब आप गई थी तो जरूरत के वक्त आप मेरे साथ नहीं थे, मुझे काफी बुरा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर मॉम को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। पर सुंगियो को भी ऐसा करने से काफी बुरा लग रहा था। इधर डैड भी अकेले में हॉस्पिटल में बैठकर इस बारे में सोचकर काफी दुखी हो रहे थे। मॉम अब सुबह जल्दी अपने सामान के साथ घर छोड़कर चली जाती है। सुंगियो भी जैसे अपने वर्कशॉप पहुंचता है तो रू पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे यहाँ पर एक फोटो देने के लिए आई थी, जिसे देखकर सुंगियो को अपने बचपन का दिन याद आ जाता है, जब उन दोनों की फैमिली एक साथ छत पर खाना खा रहे थे। रियो के डैड अब सुंगियो और उसकी फैमिली के साथ में फोटो क्लिक करते हैं और ये वही फोटो थी जो कि रियो उसे देती है। वो बोलती है कि ये फोटो ना मुझे साफ सफाई करते वक्त मिली, लेकिन हम जानते थे कि इस फोटो को ढूंढने में उसने कितनी मेहनत की थी, जिसे देखकर सुंगियो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये उसकी इकलौती फैमिली फोटो थी। इसलिए अब रियो से बोलती है कि तुम्हें अपनी मॉम को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए जाना चाहिए, पर उसे फ्लाइट का टाइम नहीं पता था, इसलिए डैड को कॉल करने लग जाता है। इतने में उसके डैड का ही उसे फोन आ जाता है, जिसके बाद सुंगियो घबराते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पुलिस उसे बताती है कि उन्हें एयरपोर्ट पर मॉम का सूटकेस मिला। सुंगियो अब जल्दी से उन्हें कॉल करता है, पर वो फोन भी बैग के अंदर में ही था। रियो को लगता है कि हो सकता है कि उनका सूटकेस खो गया हो, अगर ऐसा है तो काफी प्रॉब्लम में होंगे। जिसके बाद सुंगियो सूटकेस खोलने के लिए हर पॉसिबल कोड ट्राई करता है, लेकिन बैग नहीं खोलता। तभी डैड उनकी एनिवर्सरी डेट डालते हैं तो वो खुल जाता है। फिर मॉम के फोन से उनकी बॉस को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर हो सकती है। वो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ से निकले थे। इस पर बॉस कहते हैं कि कौन सी ज्वाइनिंग, उन्होंने तो उसे रिटायरमेंट लेने के लिए कहा था। ये जानकर डैड काफी हैरान हो जाते हैं। बॉस बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो ना काफी अजीब बिहेव कर रही थी। उस दिन जब उन्होंने मॉम को रिटायर होने पर फ्लैश दिए थे, तब उन्होंने उनसे पूछा कि कौन रिटायर हो रहा है, और उल्टा उनसे सवाल करने लग गई कि तुम मुझे रिअसाइन कब कर रहे हो। बॉस को उनका ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है कि वो अपनी एक ही बात को भला कैसे बोल सकती है, उन्होंने तो खुद ही रिजाइन कर दिया था। जो सब सुनकर डैड टेंशन में आ जाते हैं। इधर हम सभी मॉम्स को देखते हैं जो कि काफी दुखी थी कि सुंगियो की मॉम इस तरीके से अचानक से चली गई, लेकिन जब वो उनका दिया हुआ एक्सपेंसिव मेकअप गिफ्ट देखती है तो उसे जल्दी से ऊपर करने लग जाती है। इतने में सुंगियो वहाँ पर आकर उनसे पूछता है कि क्या आप में से किसी को पता है कि मेरी मॉम कहाँ पर हो सकती है। फिर हम मॉम को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर एक टेंपल के सामने बैठी हुई थी। वो उन पुरानी बातों को याद करती है जब जब वो कुछ न कुछ भूल जा रही थी। अब वो जैसे ही अपने पर्स से फोन निकालती है पर उसमें रिमोट रखा हुआ था, जिसका मतलब उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी। तभी उन्हें राइज होता है कि उनका सूटकेस भी उनके पास नहीं है और वो यहाँ पर क्या कर रही है, ये उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते वो घबराते हुए जाने लगती है, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं हम सुंगियो और उसके डैड को देखते हैं जो कि मॉम को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। किसी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर काफी देर तक आकर बैठी हुई थी, पर क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी तो उन्हें लगता है कि वो जा चुकी होंगी, इसलिए वो भी यहाँ से जाने लगते हैं। सुंगियो अपनी मॉम की हैंडराइटिंग विश प्लेट पर नोटिस करता है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरी विश है कि मैं अपने बेटे और हस्बैंड को कभी ना भूलूं। ये देखकर सभी उदास हो जाते हैं और जब वो वापस जा रहे थे तभी सुंगियो को मॉम का शू दिखता है। उन्हें लगता है कि मॉम शायद नीचे गिर गई होंगी। डैड कहते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, और वो इन दोनों को ट्रैकिंग वाले रास्ते से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। पर सुंगियो काफी टेंशन में था, उसे चला ही नहीं जा रहा था, जो देखकर रियो उसे हिम्मत देती है। वही डैड को काफी आगे चलने पर मॉम बेहोशी की हालत में मिलती है। वो उन्हें संभालते हैं तो मॉम उन्हें देखकर रोने लग जाती है। डैड पूछते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा।
तो मॉम बोलती है कि मैं बस अपनी प्राइड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि कोई मुझे छोड़ दे। तो डैड अब उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। वे जानता था कि तुम मुझे पहले की तरह पसंद नहीं करती, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ शैडो की तरह रहने के लिए तैयार था। तुम सालों तक काम के लिए बाहर रही और मैं तुम्हें मिस करता रहा। मॉम भी अब उन्हें ये कहकर गले लगा लेती है कि काश ये बातें उन्हें पहले ही कह दी होती। तभी सुंगी और रियो भी उन्हें देखते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। सुंगी उनसे गुस्से में कहते हैं कि बिना मुझे बताए आप इतने बड़े फैसले भला कैसे ले सकते हो, चाहे वो आपका काम के लिए अब्रॉड जाना या फिर डिवोर्स। मेरी फीलिंग्स की किसी को भी कोई कदर नहीं है। वो अब अपने मन की उन्हें सारी बातें कह देता है जो भी वो बचपन से नहीं कह पाया था, कि मैं आज भी आप दोनों के साथ नॉर्मल बच्चों की तरह खाना खाना चाहता हूँ। मैंने एक अच्छा बच्चा बनने की हर कोशिश की, पर इसके बावजूद भी मुझे मॉम और डैड का प्यार नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उस दिन जब सुंगी ने उनकी बातें सुन ली थी तब मॉम मुझसे काफी माफी मांगती है कि उनका वो मतलब नहीं था जो भी उन्होंने कहा। मॉम को भी अभी आज यहाँ पर रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी गलतियां की है, इतना कि रियो की मॉम के साथ तुम ज्यादा कंफर्टेबल रहे हो। तो वो कहता है कि भले मैं उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल था, पर मैंने आपको काफी मिस किया। अब वो उनका हाथ पकड़कर चलने के लिए कहता है क्योंकि आज भी उसे उनकी जरूरत है। मॉम सुंगी को गले लगाकर रोने लग जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डैड मॉम को उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। मॉम उनसे पूछती है कि मैं कहीं भारी तो नहीं हूँ, जिस पर वो मना कर देते हैं। जिन्हें ऐसे साथ में देखकर सुंगी और रियो काफी खुश होते हैं। अब जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो सुंगी की मॉम और बाकी फ्रेंड्स उनका इंतजार कर रही थी, जो उन्हें देखते उन पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उन्होंने उनसे झूठ कहा था और उन्हें उनकी काफी फिक्र हो रही थी। पर मॉम उन्हें पहले की तरह ट्रीट करके उन पर उल्टा गुस्सा कर देती है और बोलती है कि मैंने काफी थक गई, उसे आराम करने के लिए जा रहा है। फिर वो डैड के साथ घर में चली जाती है। अंदर आने के बाद डैड मॉम से कहते हैं कि कल हमें हॉस्पिटल चलकर तुम्हारे पैर का एक्सरे करवाना पड़ेगा, साथ ही एक ब्रेन का एमआरआई भी। मॉम डैड को इस बारे में सुंगी को बताने से मना करती हैं। जहाँ डैड मॉम को ऐसे देखकर बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, रिपोर्ट्स जो भी आएंगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रही थी, पर उनसे चला नहीं जा रहा था, तो डैड उन्हें उठाकर लेकर जाते हैं। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि अपने गमले में से पत्थर निकालकर सुंगी की खिड़की पर मारती है। जब वो आता है तो उसके हाथ में एक फ्लूट था, जिसे देखकर वो पूछते हैं कि तुम्हारा कहीं सांप बुलाने का इरादा तो नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं बस इसका स्ट्रक्चर देख रहा था और कल मैं 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। 2 हफ्ते सुनकर रियो हैरान हो जाती है। सुंगी बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चल सकती हो, पर वो मना कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन अब सुंगी अपनी लोकेशन पर जाता है। वहीं रियो अपनी कुकिंग क्लास में थी, पर घर आने के बाद उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो चेक कर रही थी कि कहीं सुंगी का फोन या मैसेज तो नहीं आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब तक सुंगी बिजनेस ट्रिप पर होता है तो वो तो काफी बिजी था, लेकिन रियो उसके बिना काफी बोर हो रही थी। एक दिन जब वो सुंगी की रिकॉर्डेड वॉइस सुन रही थी, पर तभी उसकी आवाज आना बंद हो जाती है क्योंकि उस वक्त तक रियो सो चुकी थी। सुंगी भी उसके साइड में आकर लेट जाता है और उसे फ्रेंच में कुछ बोलता है जो बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तब वो उसकी कई बातों को ऑनलाइन ट्रांसलेट करके चेक करती है, जिसमें सुंगी ने कहा था कि भले ही उस मिल्क पैकेट की एक्सपायरी डेट आज है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स हमेशा रहेंगी। सीन अभी आसिम मुयम पर शिफ्ट होता है, जो कि काम के आर्टिकल में उसकी फोटो को देख रही थी। तभी उसे मैसेज आता है कि साउथ पोल पोजीशन के लिए उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा होगा। तभी रियो भागते हुए उसके पास उसकी कार कीज लेने के लिए आती है। वो सुंगी उससे मिलने के लिए जा रही थी, जिसे देखकर वो रियो के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। रास्ते में जाते वक्त रियो मियोंग को कॉल करके सुंगी के बारे में पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। फिर हम सुंगी को देखते हैं जो कि सनफ्लावर फील्ड्स के बीच में रिसर्च कर रहा था। तभी रियो भागते हुए उसके पास आती है, जिसे अचानक से देखकर वो हैरान था। रियो कहती है कि तुम्हारे बिना मैंने काफी बोर हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुम्हारे बिना कॉमिक बुक पढ़ने में भी मुझे मजा नहीं आ रहा था, प्लेग्राउंड भी सुना सुना लग रहा था। फिर रियो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बनाना मिल्क पीने के लिए चलोगे, तो वो हंस पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन में भी इसे खाने की पड़ी है। फिर वो उसके पास जाकर उसे किस कर देता है क्योंकि उसका ये इनडायरेक्ट कन्फेशन उसने एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद हमें इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं तुम्हारे लिए ना इसे अच्छे से बनाती हूँ। पर कुछ देर बाद हम सुंगियों को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसकी उंगलियों पर मिट्टी लग गई थी। पर रियो उससे कहती है कि ठीक हो जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, जिसके लिए वो उसे प्रॉमिस भी करती है। सीन अभी यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सुंगी रियो के लिए बनाना मिल्क लेकर आता है। तब रियो से नर्वस होकर पूछती है कि अब हमारा रिलेशनशिप क्या है। इस पर वो कहता है कि किस के बाद हम दोनों क्या ही हो सकते हैं। अब किस वर्ड सुनकर रियो घबरा जाती है और उसे ये बोलने से मना करती है, पर वो भी कहाँ मानने वाला था। वो उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर अपनी बातों में किस वर्ड यूज करता है। फिर उसे बताता है कि मैंने कभी भी अपनी दोस्त को किस नहीं किया है। रियो भी यही बोलती है और बताती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी 30 साल की दोस्ती यहाँ तक पहुँचेगी। पर सुंगी उसे कहता है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। तभी मिंग और लीना वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ वो रियो से कहते हैं कि जिस घबराहट में तुमने मुझे फोन किया था, मुझे तो लगा कि सुंगी ने तुम्हें पैसे उधार ले रखे हैं। पर रियो यहाँ पर सुंगी के सामने मना करने लग जाती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुंगी उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। लीना अब रियो से यहाँ पर आने का कारण पूछती है, तो सुंगी उन्हें बताने ही वाला था कि वो उसे चुप करवा देती है और बोलती है कि मैं इससे मिले तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैंने इस एरिया से गुजर रही थी तो मुझे लगा कि ना कॉल करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब ये दोनों उससे बार बार यहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए
साथ में बैठते हैं। पर जब वहाँ पर भी वो लोग उसके यहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं तो वो डिशेस के बारे में बताने लग जाती है। बातों ही बातों में सुंगी और रियो को बताते हैं कि म्यूंग ने अपने 100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट मार्क करके रखे हैं जहाँ पर टेस्टी खाना बनता है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो लिस्ट उसके साथ शेयर करने के लिए कहती है तो इसके लिए मान जाता है। फिर अब सभी जैसे ही खाना खाना शुरू करने वाले थे तभी सुंगी वो प्लेट उठाकर रियो के सामने रख देता है ताकि वो उस डिश को ट्राई करे। जैसे ऐसे देखकर म्यूंग और लीना दोनों हैरान थे क्योंकि उन्हें भी वो खाना था। अब सिचुएशन हैंडल करने के लिए उसे उन दोनों को भी सर्व करना पड़ता है। जब वो लीना से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो कहती है कि तुम, जो सुनकर रियो हैरान हो जाती है और उसे खुद ही गुस्से में सर्व करती है। जो देखकर सुंगी को तो काफी मजा आ रहा था। खाने के बाद अब रियो जब अपने रूम में जाती है तभी सुंगी उसके लिए कुछ कपड़े लेकर वहाँ पर आ जाता है। सुंगी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो तो बस उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। तभी लीना सुंगी को आवाज देकर बुला लेती है। रियो उसे जाने के लिए कहती है लेकिन वो जाने से पहले एक बार कंफर्म करता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि पहले और अब भी तुम मुझे डर्टी लुक्स दे रही थी। लेकिन वो मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानता। उल्टा वो पूछता है कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो, जो सुनकर वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब जब सुंगी अपने रूम में म्यूंग के साथ सो रहा था तब वो रियो को मैसेज करता है कि वो सोई है या फिर नहीं। उसका रिप्लाई आता है कि वो जाग रही है। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसे मिलने के लिए मैसेज करने वाला था, पर तभी रियो उसे खुद ही मिलने के लिए मैसेज कर देती है। जो देखकर वो खुशी के मारे बेड से कूदकर भाग जाता है। पर वहाँ वो अपने साथ बुक लेकर जाता है ताकि उसे दिखा सके कि वो बुक पढ़ने की वजह से जागा हुआ था। वो उसे इस बुक के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन रियो को यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पसंद आता है। सुंगी उसे बोलता है कि मेरा काम टाइम से पहले खत्म हो गया है तो हम कल साथ में वापस जा सकते हैं। लेकिन रियो मोयम की कार लेकर आई थी जो कि उसे वापस लेकर जानी थी, तो सिर्फ उसके साथ जाने के लिए सुंगी कहता है कि मैं एक दिन के लिए ड्राइवर हायर कर लूंगा। रियो उसे मना करने लग जाती है क्योंकि एक्सपेंसिव होगा, पर सुंगी उसके साथ टाइम बिताना चाहता था, उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता था। जहाँ वो उसे इतना पसंद करता है ये देखकर रियो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। इस पर वो बोलता है कि इतना कि मैं 30 साल साथ रहने के बाद भी तुमसे परेशान नहीं हुआ। पर वो इसमें से वो टाइम माइनस करने के लिए बोलती है जब वो लोग साथ में नहीं थे। पर सुंगी उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर कहता है कि ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं था जब हम लोग अलग रहे हो। वो उसे बताता है कि एक बार तुमने मेरे हाथ पर पेन गिरा दिया था। जब मैं 7 साल का था तुमने मेरे ऊपर स्टिकर टैटू लगा दिया था, और जब मैं 6 साल का था तब तुमने मुझे एक ऐसी कैंडी खिला दी थी जिससे मेरे लिप्स पर्पल हो गए थे। ये सुनकर रियो उसके बाल बिगाड़ते हुए कहती है कि जब तुम 5 के थे मैंने तुम्हारे बालों में बबल गम भी लगा दिया था। फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, उसके बावजूद भी तुम मुझे पसंद करते हो। फिर उसके शोल्डर पर सर रख लेती है और क्योंकि वो इतना दूर ड्राइव करके काफी थक चुकी थी इसलिए वो तुरंत ही सो जाती है। अगले दिन हम मोयम को देखते हैं जो कि साउथ पोल पर पैरामेडिक की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। तो बताती है कि मैं बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहती थी, पर जब रियलाइज हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और मैं अंटार्कटिका में जाकर अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। फिर हम सुंगी के डैड को देखते हैं जो कि मॉम की बॉस से मिलने के लिए जाते हैं। पहले तो वो उन्हें थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर मॉम की कंडीशन के बारे में बता दिया था, और क्योंकि डैड को अभी तक यही लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है इसलिए वो आज बॉस को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। बॉस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी डैड बताते हैं कि तुम जो मर्जी करो मैं उससे प्यार करता रहूंगा। इतने में मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर डैड को समझाते हैं कि उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर डैड फिर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि इतनी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लेडी के भला वो प्यार में कैसे नहीं पड़ सकता। वो अपनी तारीफ सुनकर मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी बॉस बताते हैं कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है, वो गे हैं। जो सुनकर डैड की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए मॉम डैड की तरफ से उनसे माफी मांगती है। पर बॉस तो काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि डैड इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्यार को बता सकते हैं। बाहर डैड सच जानने के बाद अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पा रहे थे। तभी मॉम बाहर आकर उनसे कहती है कि तुमने मुझे अंदर शर्मिंदा कर दिया, इसलिए तुम मुझसे ना 2 कदम की दूरी पर चलना। मॉम उन पर गुस्सा करती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें चीट करूंगी। पर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तुम पर शक नहीं है, बल्कि मुझे ना उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। मॉम तो उनकी इस हरकत से काफी शर्मिंदा थी, पर इसी बहाने उन्हें डैड के मन में अपनी फीलिंग्स के बारे में भी जानकर काफी खुशी होती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि ब्रांड डील मिलने के बाद काफी खुश था। वो ये बात अपनी मॉम को भी बताते हैं कि उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाने लग जाता है कि वो उन्हें एक एक्सपेंसिव हैंडबैग दिलाएगा, पर मॉम को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बस चाहती थी कि डोंगजिन सक्सेसफुल हो जाए। फिर मॉम जब अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है तो उन्हें डिजाइनर बैग की कॉस्ट पूछती है, जहाँ पर 2-3 मिलियन वॉन का प्राइस सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि डोंगजिन ने उन्हें दिलाने का वादा किया है। वो काफी खुश थी। तभी मोयम की मॉम रियो के बारे में उनसे बात करती है कि क्या वो ब्लैंकेट पर जाना पसंद करेगी। सीन अब शिफ्ट होता है और हम रियो और सुंगियो को देखते हैं जो कि ड्राइव करके वापस आ चुके थे। सुंगियो को लग रहा था कि उनकी लॉन्ग ड्राइव हो सकती थी, पर रियो तो रास्ते में बिना रुके उसे घर तक फटाफट खींचकर लेकर आ गई थी, जिससे उस बेचारे की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तभी रियो की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे एक ब्लैंकेट के बारे में बताती है, जो सुनकर रियो से ज्यादा सुंगियो हैरान था। वो उन्हें रोकने के लिए सच बताने वाला था, पर रियो उसे चुप करवा देती है और मॉम से घर चलकर बात करने के लिए कहती है। लेकिन मॉम को मोयम की मॉम को जवाब देना था, वरना वो ये रिश्ता मोयम के लिए देख लेंगे। तभी मोयम पीछे से आ जाती है, जिसे खुश देखकर हम समझ पाते हैं कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है। अभी तीनों मिलकर सुंगियो की वर्कशॉप में जाते हैं, जहाँ पर वो मसाज चेयर देखकर उस पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो रियो से
कहती है कि मेरी कार आज वापस आ गई है, मतलब कि रात भर तुम बाहर थे, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो। ये सुनकर जो घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने अलग रूम में सोए थे। पर मोयम को अपना जवाब चाहिए था कि वो डेट कर रहे हैं या फिर नहीं। तभी सुंगी उसे सच बता देता है, जो सुनकर मोयम काफी खुश हो जाती है कि फाइनली वो दोनों एक साथ हो गए हैं। वो कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में जरूर आओगे, क्योंकि तुम दोनों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। यहाँ से फिर हम इन दोनों के बचपन का सीन देखते हैं, जब रियो और सुंगी एक साथ खेला करते थे। तब बाकी बच्चे भी उन्हें कपल होने के लिए चिढ़ाते थे, जो देखकर रियो शीशों से उतरकर उन्हें मारने के लिए दौड़ती है, पर इसे भी सुंगी को लग जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं था कि उन दोनों को बच्चे ने परेशान किया हो, जिन्हें ऐसे मोयम दूर से खड़ी होकर देखती रहती थी। इस सब के बाद मोयम उनसे कहती है कि तुम मानो या फिर ना मानो, लोगों के ओपिनियन ने तुम्हें एक दूसरे को पसंद करने पर सबकॉन्शियसली मजबूर किया। जो सुनकर सुंगी खुद को विक्टिम समझने लग जाता है, पर रियो से ऐसी बात करने के लिए गन से मारने के लिए बोलती है। फिर वो मोयम से पूछती है कि तुम भी तो हमारे साथ थी ना, फिर सिर्फ हम दोनों को ही लोगों ने कपल की समझा। इस पर वो बताती है कि मेरा तो स्टैंडर्ड ही सुंगियों के रेंज के बाहर है। इसके बाद मोयम उन्हें बताती है कि अंटार्कटिका के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि अब वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जाएगी। लेकिन मोयम शायद इस फैसले को लेकर अभी श्योर नहीं थी। वो जब घर वापस आती है तो युंदो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके साथ खेलने लगती है। चाहे युंदो उसे बताती है कि आज उसने दिन भर क्या किया। इसके बाद मॉम मोयम से कहती है कि मुझे भी अपने युंदो जैसे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जिनकी बात वो टाल देती है। फिर मोयम युंदो को बाहर चलकर कुछ एक्साइटिंग करने के लिए कहती है, पर उसके डैड ने उसे सिखाया था कि बाहर ना काफी डेंजरस होता है। तो मोयम उसके घर के बाहर ही रॉक पेपर सीजर खेलती है। फिर कांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो मोयम को उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। पर मोयम उसे कल छुट्टी लेकर घर मिलने के लिए बोलती है और उसके बिना बात सुने ही चली जाती है। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, जो कि अपने दिए हुए प्लान्स को इतना अच्छे से देखती है, और तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये प्लान वही है जो कि उसने उसको दिया था। सुंगी अब यहाँ पर उसे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए, वरना वो तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट ढूंढते रहेंगे। पर वो अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि हमारी मॉम इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो सिचुएशन बाद में काफी अजीब हो सकती है, इसीलिए अभी हमें इसी सिक्योरिटी रखना चाहिए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। अगले दिन अब जब रियो सोकर उठती है तो सबसे पहले वो विंडो से सुंगी को आवाज लगाती है, पर उसकी जगह पर वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर वो हैरान थी। मॉम बताती है कि सुंगी जल्दी ऑफिस चला गया और उससे मजाक में कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों के विंडोज इतनी पास हैं कि तुम एक दूसरे को किस भी कर सकते हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इतनी क्लोज विंडो होने से तो मैं खुद परेशान हूँ। जिसके बाद वो सुंगी उसे फोन करती है। उसका फोन टेबल पर रखा हुआ था। जैसे लीना रियो का कॉल देखती है तो उसे कट कर देती है, पर सुंगी ने ये सब देख लिया था। वो उसे कहता है तुमने जो भी किया वो काफी ज्यादा हो गया है। लीना उसे बताने लगती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, पर वो उसे बता देता है कि कोई है जिसे मैं ऑलरेडी पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे। फिर वो रियो को मैसेज करके मूवी के लिए पूछता है, जिसके लिए वो तुरंत हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम मोयम को देखते हैं, जिसने आज युंदो और कांग के साथ पिकनिक का प्लान बनाया हुआ था, जो देखकर युंदो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों कांग को सारा सामान लेकर उनके पीछे चलने के लिए कहती है। जैसे ये लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं तो मोयम खुद ही टेंट को लगाती है और कांग सभी के लिए खाना तैयार करता है। फिर ये तीनों खाने के बाद वाटर गन के साथ खेलते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब जब ये लोग भीग जाते हैं तभी कांग हेयर ड्रायर की मदद से युंदो के बाल सुखाता है, और जब मोयम अपने बाल सुखा रही थी तो वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट से कवर कर देता है, ये कहकर कि तुम्हें ना ठंड लग जाएगी। लेकिन जैसे वो अपने कपड़े नोटिस करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ रियो जब थिएटर पहुंचती है तो सुंगी तब भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। रियो के आने पर वो उसे ठीक से देखता भी नहीं है, जो कि इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी। इसके बाद दोनों मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर बाकी कपल्स एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से मूवी एंजॉय कर रहे थे। रियो भी ये मोमेंट फील करना चाहती थी, पर सुंगी बेचारा काफी घबराया हुआ था। सीना वापस से मोयम पर आता है, जिसकी गोद में युंदो सो चुकी थी। वो दोनों अब साथ में सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। कांग अब युंदो को उठाकर टेंट में सुला देता है, जिसके बाद मोयम मुझसे पूछती है कि तुमने युंदो को बाहर खेलने के लिए इसीलिए मना किया है ना, क्योंकि तुम्हें अब भी एक्सीडेंट का डर है। पर मोयम के हिसाब से ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि बाहर जाना कैसा होता है। खेलते वक्त पैर पर चोट भी लगनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरीके से बड़ी हो, उसकी लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसकी बात है जब कांग को रियलाइज होती है तो उसे पता चलता है कि उसने युंदो के फिक्र में उसके साथ गलत किया है और उसे किस तरीके से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देता। तभी मोयम कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं युंदो की मॉम होती। जो सुनकर पहले तो कांग हैरान हो जाता है, पर फिर उसे लगता है कि वो जनरली बात कर रही है, लेकिन मोयम सच कह रही थी। वो उसे बताने लगती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा हार्ट काफी तेज बीट करने लग जाता है, तो मेरे सपनों में भी आते हो। और बात रही उस दिन किसकी, तो अब मुझे लगता है कि वो मिस्टेक नहीं थी। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद कांग इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे युंदो को केयर करने के लिए तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम आपसे उसके साथ खेलना। जिसके बाद कांग युंदो को घर चलने के लिए उठाने लग जाता है। सीन वापस से रियो और सुंगी ऊपर आता है, जो कि मूवी देखने के बाद जब घर पर वापस जा रहे थे तभी रियो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुंगी उस बेचारी का इशारा समझ ही नहीं रहा था। वो रुककर उसे कहता है कि हम घर के पास आ चुके हैं, अगर तुम्हारी मॉम यहाँ पर किसी और ने हमें इस तरीके से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो उसे
पहले घर जाने के लिए कहता है। रियो बोलने लग जाती है कि हम लोग पहले भी तो साथ में आया करते थे ना, पर वो कहता है कि अब बात अलग है, जो देखकर वो गुस्सा होकर चली जाती है। ये भला कब से मेरी इतनी बात मानने लग गया। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि मॉम का चेकअप करवाने के लिए गए थे, जो डॉक्टरों ने बताते हैं कि उन्हें अल्जाइमर नहीं है। ये सुनकर डैड काफी खुश हो जाते हैं और जो चीजें भूलने के सिम्टम्स मॉम को हो रहे थे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इस पर मॉम एग्री करती है कि पिछले कुछ टाइम में उन्हें काफी स्ट्रेस था। डॉक्टर फिर उन्हें टाइम पर टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। अब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद मॉम को काफी रिलीफ मिलता है, लेकिन डैड तो वहीं पर बैठकर रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मॉम को कुछ बुरी बीमारी हो सकती है। उन्हें डर था कि वो कहीं उन्हें भी ना भूल जाए। इस पर मॉम हंसते हंसते रोने लग जाती है और उनसे कहती है कि आजकल तुम हर जगह मुझे शर्मिंदा करने लगे हो, जिसके बाद वो उन्हें गले लगा लेती है। अगले दिन हम रियो को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लासेस के बाद सुंगयू को फोन करके बताती है कि आज उसने क्लास में क्या बनाया है और वो उसे टेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन वो बताता है कि वो काम के लिए कहीं बाहर आया हुआ है, इसलिए वो रात को मिलने का प्लान बनाता है। पर इस बारे में ओवरथिंक करने लग जाती है कि रात को अंधेरा होगा और वो दोनों अकेले होंगे। यही सोचकर वो खुश हो रही थी। दूसरी तरफ डोंगजिन परेशान था क्योंकि उसे काफी कम ऑर्डर्स आ रहे थे। उसे लगता है कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसे देखकर उसके प्रोडक्ट खरीदे। तभी उसे उसके एक दोस्त का कॉल आ जाता है जो बीच पर घूमने जाने का प्लान बनाता है, जिससे पहले तो डोंगजिन मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो वो मान जाता है। वही रियो रात को खाना लेकर जब सुंगयू के पास जाती है तो वहाँ पर अकेला नहीं था। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। मियोंग को लगता है कि वो सुंगयू को कांग्रेचुलेट करने के लिए आई है क्योंकि फ्रेस्को के साथ उसका कोलैब पूरा हो गया है। उन्होंने सुंगयू का इंटरव्यू लिया था, जिसका आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया गया है। फिर वो रियो को फोटो दिखाता है जिसमें वो तानहुई के साथ था। अब क्योंकि तानहुई को काम था इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब जब सुंगयू और रियो अकेले में मिलते हैं तो वहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज मिलना सही नहीं रहेगा। जैसे रियो फोन चेक करती है तो उसमें वो मैसेज अभी आया था। वो उसे पूछती है कि फ्रेस्को वाली बात तुमने मुझे तानहुई की वजह से नहीं बताई ना। इस पर सुंगयू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन रियो तानहुई को लेकर इनसिक्योर फील करने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तो कभी भी अपने एक्स के साथ काम नहीं कर सकती। वो उसे ये भी कहती है कि जब वो घर जा रही थी तब तुमने उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा था। तुम्हारी आवाज तो उस वक्त काफी अलग लग रही थी। तुम अपने एक्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो जब मैं यहाँ पर नहीं थी। जिसका जवाब देने से सुंगयू उसे मना कर देता है क्योंकि ये सब फालतू का शक था, जबकि हकीकत रियो भी जानती थी। लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, पर बाहर आकर वो रियलाइज करती है कि ये मुझे क्या हो गया है। अब अगले दिन सुंगयू अपनी मॉम को बैग्स के साथ देखता है। उनके पोस्टर पर मॉम बताती है कि मैं और तुम्हारे डैड रियो के पेरेंट्स के साथ माउंटेन पर जा रहे हैं एक दिन के ट्रिप के लिए। लेकिन डैड ने मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड पूरा बैग ही पैक कर लिया था और वो और सामान भी लेकर आ जाते हैं, जो देखकर डैड मजाक में उन्हें व्हीलचेयर भी लेकर आने के लिए बोल देती है। तो वो सीरियस हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए फिर वो उनके पीछे जाती है, जिन्हें ऐसे खुश देखकर सुंगयू को अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ रियो भी इसी सबकी वजह से परेशान थी। उसने तो मॉम डैड के शोर से परेशान होकर अपनी कहानी बंद कर लिए थे। तभी डोंगजिन भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए चला जाता है, जो देखकर रियो कहती है कि सभी मेरे बिना ही घूमने जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रेडी होने के बाद अब सभी कार के पास आते हैं, जहाँ पर सुंगयू के डैड मॉम के लिए कार का डोर खोलते हैं। ये देखकर रियो की मॉम की एक्सपेक्टेशन भी डैड से बढ़ जाती है कि वो भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड खुद थे और ध्यान ही नहीं देते, तो मॉम उन्हें गुस्से में देखने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सुंगयू की मॉम के हाथ गीले थे तो डैड हैंकी से खुद उन्हें साफ करते हैं। जब रियो की मॉम डैड से ऐसा करने के लिए कहती है तो उनके पास तो हैंकी तक भी नहीं था। इसके बाद रियो की मॉम डैड को अपनी फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। उसी वक्त सुंगयू के डैड अपने बैग से एक बड़ा सा कैमरा निकाल लेते हैं और अलग अलग पोजेस में मॉम की फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। जब मॉम वो फोटो चेक करती है तो वो काफी अच्छी आई थी और उससे पूछती है कि तुमने फोटोग्राफी कब सीखी। इस पर वो बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन जाकर चेक किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज कैसे ले। ये देखकर सुंगयू की मॉम जब डैड की खींची फोटोज देखती है तो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इधर रियो कल रात के झगड़े के बाद सुंगयू के कॉल का वेट कर रही थी, पर उसका कॉल नहीं आ रहा था, इसलिए मोयम से कहती है कि तुम मुझे कॉल करके ट्राई करो ना। जब उसका फोन बजता है तो बोलती है कि हाँ मेरा फोन खराब तो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सुंगयू कॉल तो करना चाहता था, पर वो घबरा भी रहा था कि कहीं रियो उससे अभी तक गुस्सा ना हो। तभी कांग उसके पास आ जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लाइफस्टाइल को हाईलाइट करने के लिए एक आर्टिकल लिखना चाहता था, इसलिए वो सुंगयू से मदद मांगने के लिए आता है ताकि वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा सके, जिसके लिए सुंगयू मान जाता है। फिर कांग उससे पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने जो अपने दोस्त के लिए एडवाइस मांगी थी वो कैसा है। तो सुंगयू बताते हैं कि उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया है, जो सुनकर कांग उसे ही कांग्रेचुलेट कर देते हैं, पर सुंगयू उसे कुछ नहीं लग रहा था। जब कांग इसका रीजन पूछता है तो बताते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा है कि डेटिंग करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इधर सुंगयू मोयम को बताती है कि कल उसने सवालों का जवाब देने से मना कर दिया, तो मोयम उसे ही सुनाने लग जाती है कि अगर सुंगयू बोलता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम्हें बुरा लगता, और अगर वो कहता है कि चीजें काफी खराब है तो तुम्हें उसे जज करती कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई कर रहा है। पर तभी रियो बोलती है कि मुझे तो सिर्फ जलन हो रही थी, जो सुनकर मोयम कहती है कि अब से मैं सिर्फ सुंगयू की ही दोस्त हूँ। उसने देखो तुम्हारी कितनी मदद की, वो योंजुन को गुड बाय कराने के लिए तुम्हें एयरपोर्ट भी लेकर गया था और एक तुम हो। तो रियो बोलती है कि मैं भी क्या
करूँ, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिसकी बात उसे सही लगती है कि फीलिंग्स तो उसकी भी कंट्रोल में नहीं है। जिसके बाद वो स्टोर में जाती है जहाँ उसे कांग मिल जाता है। दोनों को एक ही ड्रिंक पसंद थी और लास्ट कैन बचा हुआ था, तो कांग मोयम को देने लगता है, पर वो मना करते हुए कहती है कि तुम ही इसे रख लो, यही मेरी फीलिंग्स है। तब तक जब तक कि मेरे दिल की आग पूरी नहीं बुझ जाती। उसकी ये अजीब बातें कांग को समझ में आ रही थी। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि इस ड्रिंक को पीना बंद करना पड़ेगा, लेकिन शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। सीन अब यहाँ से दोनों मॉम्स पर आता है। जहाँ सुंगियो की मॉम को जब पता चलता है कि एम्बर रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो उन्हें काफी खुशी होती है। सुंगियो की मॉम को भी अब अच्छा लगता है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से उन्हें पता चला था कि उनकी भी एक ऐसी फैमिली है जिस पर वो रिलाई कर सकते हैं। दोनों अपनी बच्चों की शादी की फिक्र करने लग जाती है। उन्हें चाहिए था कि जो उनका ख्याल रखे, उन्हें ऐसा पार्टनर मिले। तभी उन्हें ध्यान आता है कि डैड से ड्रिंक करने के लिए गए हैं पर अभी तक वापस नहीं आए। अब वो कहीं अलग से पार्टी न कर रहे हो, इसलिए दोनों उन्हें देखने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ तानवी ने म्योंग के लिए केटल का सेट भेजा हुआ था जो कि उसने उसे प्रॉमिस किया था। म्योंग को तो अपना गिफ्ट काफी पसंद आता है। साथ ही तानवी ने यहाँ पर सुंगियो के लिए भी कुछ भेजा हुआ था। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक नोट था जिसमें तानवी ने लिखा हुआ था कि ट्रेडिशनल वेडिंग्स में ब्राइड और ग्रूम एक तरीके के हाफ बाउल टाइप पॉट्स यूज करते हैं एक दूसरे को वाइन पिलाने के लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे और रियो के लिए है। मैं प्रे करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रात को अब जब रियो टहलने के लिए बाहर आती है तो उसे सुंगियो दिखता है जिसने एनिमल के लिए घर बनाया हुआ था और उन्हें खाना डाल रहा था। उसे देखकर रियो पूछती है कि तुम कब से इतना काइंड हार्टेड हो गए। जो सुनकर सुंगियो पूछता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कोल्ड हार्टेड समझ रखा है क्या। अब बॉयफ्रेंड सुनकर रियो मुंह बना लेती है तो सुंगियो पूछता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ क्या। इस पर वो कहती है कि हो, लेकिन बोलने में ना काफी ऑकवर्ड लग रहा है। यहाँ से अब हम उनके हाई स्कूल का टाइम देखते हैं जब रियो एक इंजर्ड कैट को लेकर आई थी जबकि उसे कैट से एलर्जी थी। रियो को फिक्र थी कि इस कैट के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो सुंगियो कैट के लिए घर डिजाइन करता है और फिर उसे खुद ही कंस्ट्रक्ट भी करता है। जबकि वो आराम से लेटकर चॉकलेट खाते हुए उसे ऑर्डर दे रही थी। घर जब बनकर तैयार हो जाता है तो रियो खुशी के मारे उसे धक्का दे देती है जिसे मारने के लिए सुंगियो उसके पीछे भागता है। सुंगियो अब रियो को बताता है कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने पहली बार किसी के लिए घर बनाया था और शायद वहीं से मुझे आर्किटेक्ट बनने के लिए मोटिवेशन मिला। रियो बोलती है कि इसका मतलब वो कैट तुम्हारी पहली क्लाइंट थी, पर सुंगियो मना करते हैं और बोलता है कि वो सब मैं उस कैट के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था क्योंकि तुम्हें उस कैट की फिक्र हो रही थी। तभी सुंगियो के पेट से आवाज आती है, इसलिए वो उसे अपने घर खाने के लिए लेकर जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने ट्रिप पर जाने से पहले काफी सूप बनाया हुआ था। रियो उसे कल के लिए माफी मांगती है पर सुंगियो कहता है कि गलती मेरी थी। रियो यहाँ पर बोलती है कि कई बार पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता होना चीजें मुश्किल बना देता है, पर सुंगियो उससे वादा करता है कि अब से मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। पर तुम्हें जेलस देखकर मुझे काफी खुशी हो रही थी। वो उसे ये भी बताता है कि तुमसे लड़ने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मैं काम पर फोकस कर पा रहा था। तुम जब भी मेरे पास होती हो तो मुझे काफी वार्म फील होता है। पर वो कुछ और ही समझ लेती है और उसे जल्दी खाना खत्म करके रूम में चलकर कॉमिक्स पढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही सुंगियो रूम में जाता है तो वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उसके रूम में फर्स्ट टाइम आ रहा हो। फिर उसे दिखाती है कि उसने उसकी फेवरेट प्रिंसेस कॉमिक की सारी सीरीज ले ली थी जिसे वो साथ पढ़ सकते हैं। पर सुंगियो उसे बता देता है कि उसे मैंने झूठ कहा था, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए कॉमिक हाउस के अंदर आया था। इस पर रियो से कहती है कि फिर अब तुम मुझे पहले की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। पहले तो तुम मुझे आंखों में देखकर बात करते थे पर अब नजरें चुरा रहे हो, काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं ना नर्वस हूँ। जब से रियो ने उसे कन्फेस किया था उसके बाद से वो काफी नर्वस रहने लगा था, इसलिए थिएटर में भी वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। उसे इस बात की काफी खुशी भी थी कि वो उसके लिए कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर आई है। वो कहता है कि मैंने इस मोमेंट का काफी इंतजार किया पर अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। अब वो बुक ले जाकर नीचे जाकर पढ़ने के लिए कहता है। जब रियो इसका कारण पूछती है तो बोलता है कि मुझे ना बुरे थॉट्स आ रहे हैं। तो रियो भी उसे बुरे थॉट्स को कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है और उसे इनडायरेक्टली कहती है कि मुझे ना जंक फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुनकर अब सुंगियो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। हम सुंगियो और रियो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सोए हुए थे। सुंगियो उससे बताता है कि मेरे लिए ये सब एक सपने के जैसा है। रियो के लिए भी ये फीलिंग काफी अलग से थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। सुंगियो उसे कहता है कि ये लव है पर रियो को लव वर्ड थोड़ा सा क्रिंज साउंड करता था। इस पर सुंगियो उसे आई लव यू बोलता है एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड और एज अ गर्लफ्रेंड, जिसकी ये बात सुनकर वो उसे देखती रह जाती है। इतने में उन्हें बाहर से उनके पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है जो सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लोग अपनी ट्रिप से अब घर के बाहर पहुंच गए थे जहाँ पर मॉम डैड को डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने उनको ट्रिप पर वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे सुंगियो के डैड उसकी मॉम को कर रहे थे। अब जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि रियो और सुंगियो साथ में कॉमिक पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मॉम बोलती है कि इतनी सुबह एक साथ कॉमिक पढ़ने के लिए तुम दोनों कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए हो। डैड भी यहाँ पर सुंगियो के हाथ में रोमांटिक कॉमिक देखते हैं जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया। पर डैड तो यहाँ पर उसके रोमांटिक नेचर की तारीफ करते हैं। तभी मॉम नोटिस करती है कि सुंगियो की जो शर्ट का बटन है वो गलत लगा हुआ था, जिससे दोनों फिर से डर जाते हैं कि कहीं लोग पकड़े तो नहीं गए। लेकिन मॉम मजाक में कहती है कि तुम बच्चे हो क्या जो कि अभी तक शर्ट को ठीक से नहीं पहन सकते। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है तो देखती है कि सूप अभी भी बचा हुआ था। तो वो सुंगियो को अपने पेरेंट्स को भी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए कहती है।
फिर हम उन दोनों फैमिलीज को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुंगी उनसे पूछता है कि उनका ट्रिप कैसा गया। इस पर मॉम डैड कहते हैं कि वो तो काफी अच्छा गया, अगली बार तुम भी हमारे साथ चलना। पर र्यू की मॉम के हिसाब से इन्हें अभी नहीं बल्कि इनकी शादी के बाद ले जाना सही रहेगा। अब शादी वर्ड सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं। तभी सुंगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि र्यू को उसके लायक कोई लड़का मिलेगा। जो सुनकर र्यू की मॉम बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरी बेटी के बारे में। र्यू भी बोल देती है कि इसे भी इसके लायक ना कोई लड़की नहीं मिलेगी। जो सुनकर सुंगियों के पेरेंट्स उससे सवाल करते हैं तो वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, हम तो बस इस तरीके से एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो दोनों के पेरेंट्स बात को टाल देते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब दोनों रूम में आकर चैन की सांस लेते हैं। ये दोनों ही काफी डर गए थे कि अब वो पकड़े जाएंगे। रियो से बोलती है कि अब से हम दोनों और भी अलर्ट रहेंगे। पर सुंगी चाहता था कि उन्हें अपने पेरेंट्स को उनकी डेटिंग वाली बात बता देनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है ये कहकर कि उनके बीच ये सब ठीक नहीं रहेगा। अगर उनके पेरेंट्स को ये पता चल गया तो सुंगी इस तरीके से उसके रूम में नहीं आ सकेगा और फिर वो उन पर अपनी नजर रखना शुरू कर देंगे। सुंगी को उसकी बात भी सही लगती है। वो कुछ टाइम और इस बात को छुपाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। कभी ये दोनों पार्क में जाते हैं तो कभी मूवीज देखने के लिए, और दोनों साथ में आर्केड में गेम्स खेलने के लिए भी जाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के बाद वापस आ चुका था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अब भी यही थी कि उसके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे। वो सोचता है कि उसे ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड करना चाहिए जिसमें वो खुद इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करेगा। तभी मॉम उसे वाटरमेलन खाने के लिए बुलाती है पर वो मना कर देते हैं। फिर मॉम जब अपना फोन चेक करती है तो उसमें सुंगियों की मॉम ने अपनी अच्छी अच्छी फोटोज डाली हुई थी ट्रिप की, जो देखकर मॉम को जलन होने लग जाती है कि उनकी एक भी अच्छी फोटो नहीं है इस ट्रिप की। ये सारी गलती ना डैड की है, जिससे परेशान होकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। वही सुंगी और रू वर्कशॉप पर आ चुके थे, जहाँ पर ये खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स को भून रही थी, क्योंकि ये वही सब आइटम्स थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा हेट करती थी। इसे लोग कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जिससे इनका टेस्ट बढ़ सके। इसके बाद सुंगी रियो को उठाकर शेल्फ पर बैठा देता है और जैसे वो उसे किस करने वाला था तभी म्यूंग्यो वहाँ पर आ जाता है, जिसे लाइट्स ऑन देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही सब कुछ छोड़कर छुप जाते हैं। अब जैसे ही म्यूंग किचन में आता है तो दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। रियो उससे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था ना कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो सुंगी बताता है कि म्यूंग अक्सर कुछ न कुछ भूल जाता है, वही वापस लेने के लिए आया होगा। रियो से बोलती है कि 2 दिन में मेरा एग्जाम है, मैं प्रैक्टिस कब करूंगी। तो सुंगी कहता है कि तुम एक्सक्यूज दे रही हो ना, ताकि फेल होने के बाद इस सिचुएशन को ब्लेम कर सको, तो मैं पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। वो उसे फिर विंडो से हटाकर अपने पास बुलाता है। रियो जैसे ही आती है तो वो उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन वो मोयम और उसकी मॉम को देखते हैं जो कहीं पर बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें कांग और युंदो दिखते हैं। मॉम युंदो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कांग से कहती है कि तुम इसे हमारे पास ही देखभाल के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। इस पर कांग बोलता है कि मैंने उसके लिए बेबीसिटर ढूंढ ली है और मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद वो युंदो को अपने साथ ले जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर मॉम को ग्रैंड डॉटर की कमी लगने लग जाती है। इसलिए मोयम को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है, जिससे मॉम को लगता है कि वो ऑलरेडी किसी को पसंद करती है। पर वो उनके सवालों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वही युंदो चलते चलते रास्ते में रुक जाती है और कहती है कि मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती, क्योंकि फिर मुझे आपका शाम तक वेट करना पड़ेगा। इस पर कांग कहता है कि मैं तुम्हें पहले पिक करने के लिए आ सकता हूँ, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके डैड काम पर फोकस ना करे। इसलिए वो उसे कहती है कि क्या मैं मोयम के घर पर नहीं रह सकती। वो उसे बताती है कि उसे वहाँ पर कितना मजा आता है। तो कांग बोलता है कि इस वीकेंड फिर हम बाइक राइड पर चलेंगे, जो सुनकर वो मान जाती है। यहाँ से फिर हम रियो का कुकिंग एग्जाम देखते हैं। कुछ देर बाद एग्जाम शुरू होता है और रियो काफी नर्वस लग रही थी। दूसरी तरफ सुंगियो जब नाश्ता कर रहा था तब मोयंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या किसी को डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खाने का तरीका अब काफी बदल गया है, साथ ही तुम टाइम पर यहाँ से चले भी जाते हो, जबकि तुम ऐसा कभी भी नहीं करते थे। ये सुनकर सुंगियो से वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने लग जाता है, जिस पर मोयंग को यकीन हो जाता है। अब खाने के बाद सुंगियो रियो को उसके एग्जाम सेंटर से पिक करने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर देखकर वो काफी खुश हो जाती है। सुंगियो यहाँ पर उसे क्लास भी देता है उसके एग्जाम होने पर। तो वो कहती है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, पर वो कहता है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस मैटर करता है। फिर वो उसकी काफी तारीफ करने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ से फिर हम डोंगजिन को देखते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे लीना देखती है। वो उसे भी ये प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। अब जैसे ही डोंगजिन को पता चलता है कि लीना सुंगियो की कंपनी में काम करती है तो वो हैरान हो जाता है। इतने में सुंगियो रियो के साथ वहाँ पर आता है। जब रियो के हाथ में फ्लावर्स देखकर डोंगजिन इसके बारे में पूछता है तो सुंगियो बोलता है कि मुझे मेरे क्लाइंट से दिए थे, इसने ना ले लिए। लेकिन लीना को ये फ्लावर्स देखकर कुछ अजीब लगता है और यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि डोंगजिन रियो का भाई है। जिसके बाद डोंगजिन सुंगियो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी वर्कशॉप में घूम सकता हूँ, जिसके लिए वो ना नहीं कह पाता। अब अंदर जब डोंगजिन हर तरफ देखता रहता है तब उसे सब कुछ काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर होने से रियो काफी इरिटेट हो रही थी। इसलिए वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इतने में लीना उसका प्रोडक्ट लेकर आती है और उसे बताती है कि ये तो काफी कंट्रोवर्सी में था ना, क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर ना मिलावट हो रखी है। ये बात पता चलते ही सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रियो अब डोंगजिन का कान पकड़ते हुए उसे घर पर लेकर जाती है। मॉम डैड को बताती है कि मैंने पहले ही इसे पैसे देने से मना किया था ना आपको, क्योंकि इसने फिर से गड़बड़ कर दी। वो सारे पैसे डूब चुके हैं और अब शायद इस पर कोई केस भी हो सकता है। डोंगजिन ने अपने कमरे में जो प्रोटीन जार
फ्लावर्स रखे हैं वो सारे नकली हैं और ना ही वो लैब अप्रूव्ड है। डैड और मॉम ये जानकर काफी गुस्सा होते हैं। रियो डोंगजिन को कहती है कि अभी तक तुमने जितने भी सेल किए हैं उन बायर्स को फोन करके माफी मांगो और उनके पैसे भी वापस करो, जिसके लिए वो मान जाता है। मॉम का भी अपने बेटे पर से भरोसा उठ चुका था क्योंकि वो हर बार उस पर भरोसा करके थक चुकी थी। वो उसे समझाती है कि जरा बाहर जाकर देखो कि लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और तुम हो कि हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हो। मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम ऐसी खाने की चीज बेच रहे हो जिसमें मिलावट है। ये सुनने के बाद वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मैं आप सभी पर बोझ हूँ, इसीलिए इस बार मैंने सच में कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने कभी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं रियो की जितना होशियार नहीं था, लेकिन मैं भी चाहता था कि मैं अपने मॉम डैड के लिए कुछ कर सकूं। ये सब कहने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हम मोयम को देखते हैं जिसे रास्ते में कांग मिलता है। उसे देखकर कांग ग्रीट करने के बाद जाने लगता है तो मोयम उसे कहती है कि कम से कम हम एक दूसरे का हाल चाल तो पूछ ही सकते हैं ना, पर वो ये करने से मना कर देता है। तो मोयम उसे कैंडी देती है जो कि उन दोनों की फेवरेट थी, लेकिन कांग उसे भी नहीं लेता। फिर मोयम उसे बोलती है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुमने ये क्यों कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, और तुमने ये नहीं बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ उस वक्त तुम्हें सीधा सीधा ये बात नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने इनडायरेक्टली बोला। तुम्हें मेरी वजह से लगता है कि गलत हिंट्स मिल गए, जिसके लिए मोयम माफी मांगते हुए उसे वो कैंडी दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद कांग खुद से बोलते हैं कि लगता है मुझे काफी सारी चीजों को पसंद करना बंद करना पड़ेगा। रात में अब हम सुंग्यू की डैड को देखते हैं जो कि अपने रूम में काम कर रहे थे। तभी मॉम उनके पास आकर पूछते हैं क्या तुम बिजी हो, तो अपनी बुक साइड में फेंक देते हैं और कहते हैं कि नहीं। मॉम उनके बेड को देखकर कहती है कि ये तो काफी छोटा सा बेड है ना, तो वापस अपने रूम में क्यों नहीं आ जाते। जो सुनकर वो तुरंत ही अपना पिलो लेकर मॉम के रूम में भाग जाते हैं। वहीं डोंगजिन ने सभी क्लाइंट्स को फोन करके माफी मांग ली थी और वो उनके पैसे भी रिफंड करता है। तभी रियो उसके कमरे में आती है जिसे डोंगजिन काफी नफरत कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि मॉम डैड उसे ज्यादा पसंद करते हैं। पर रियो उसे कहती है कि मैं तुमसे 13 महीने बड़ी हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ कि हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता। कुछ लोग ऑर्डिनरी लाइफ भी जीते हैं, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए अगर कोई तुमसे अच्छा है तो, बल्कि तुम्हें उस चीज को ढूंढना है जो कि तुम्हारे लिए मैटर करती है। जिनकी ये बात मॉम बाहर से खड़े होकर सुन रही थी। अगले दिन सुंग्यू अपने विंडो पर रियो का इंतजार कर रहा था। जैसे वो विंडो पर पत्थर की आवाज सुनता है तो भागकर वहाँ पर आ जाता है। देखते हैं कि रियो काफी अपसेट है, इसका मतलब वो अपने कुकिंग क्लास के एग्जाम में फेल हो गई। वो उसे दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हर कोई एक बार में पास नहीं होता, तुम दोबारा ट्राई करना। पर रियो से खुश होकर बोलते हैं कि तुमने मुझे टिंकरबेल कह सकते हो क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। ये सुनकर वो खुशी के मारे विंडो से कूदकर उसके पास आने वाला था, पर वो उसे रोककर दरवाजे से आने के लिए बोलती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रियो मुंह छुपाकर सुंग्यू से मिलने के लिए पार्क में जाती है, जहाँ पर वो उसे ऐसे देखकर हंस रहा होता है और बोलता है कि ऐसे तो तुम्हें लोग और भी ज्यादा नोटिस करेंगे। वो उसके पास आ जाता है और ये कहकर कि हम लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ यहाँ पर घूमते हुए आए हैं, इसीलिए अगर हम हक भी करेंगे तो किसी को स्टेज नहीं लगेगा। ये फिर अपना चश्मा और हैट वगैरह उतार लेती है, जिसकी तुरंत बाद ही सुंग्यू उसे गले लगा लेता है और कांग्रेचुलेट करता है। वो उसे कहता है कि जब तुम अपना काम शुरू करो तो अपना ध्यान रखना और लड़कों से दूर रहना। अब वो उसे जलाने के लिए कहती है कि इस बारे में सोचूंगी क्योंकि जो मेंस खाना बनाते हैं उनके हाथ काफी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होते हैं। तो सुंग्यू भी उसे अपने फोर आर्म्स दिखाने लग जाते हैं, जो देखकर वो उससे इंप्रेस हो जाती है। यहाँ से अब हम मोयम को देखते हैं जो कि योजन नाम की एक लड़की की मॉर्निंग पर जाती है, जिसे देखने से लगता है कि वो उसकी कलीग थी जो कि फायर इंसिडेंट में बच नहीं सकी। उसके लिए फ्लावर्स रखने के बाद वो यहाँ से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि कांग युंदो के साथ यहाँ पर आ रहा था। वो मोयम को उसकी मॉम के पास लेकर आया था। फोटो को देखकर मोयम अपनी मॉम को हाय बोलती है, पर यहाँ पर उस फोटो में हम उसके डैड को भी देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि कांग उसका डैड नहीं था बल्कि उसका अंकल था। साथ ही हम यहाँ पर उसकी फैमिली फोटो को भी देखते हैं। युंदो ने अपने हाथों से कुछ फ्लावर्स बनाए हुए थे जो कि वो अपनी मॉम डैड के लिए लेकर आई थी। जिसके बाद जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे तो मोयम उन्हें मिल जाती है, जिसने उनकी बातें सुन ली थी। अब ये लोग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर कांग उसके पूछने पर सारी बात बता देता है कि उस दिन जब ये सब हुआ था तब उसकी फैमिली ट्रिप पर जा रही थी, पर लास्ट मोमेंट में कांग को रिपोर्ट कवर करनी थी, तो उसने कहा था कि वो बाद में उन्हें ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उस दिन के बाद वो उन्हें सीधा हॉस्पिटल में देखेगा। ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। अपनी पूरी फैमिली को एक ही बार में खो देने का दुख उसके लिए काफी बड़ा था, लेकिन लकीली इस इंसिडेंट के अंदर युंदो बच गई थी। इसीलिए उसके बाद से ही उसने उसके डैड बनने का डिसीजन लिया ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि वो उसकी बड़े भाई की बेटी थी और उसने अपने पुराने घर से उसे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर लोग ये बातें करने लगे थे कि युंदो की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर गई, क्योंकि सिर्फ एक वही थी जो एक्सीडेंट में बची थी। युंदो को उनकी ये सारी बातें ना सुननी पड़े, इसलिए वो उसे उन सभी से दूर लेकर आ गया था। कांग को इतना पेन में देखकर वो उसे कहती है कि तुम्हें कंफर्ट करने के लिए मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, जिसके लिए वो मना कर देता है। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि कोरियन रेस्टोरेंट में कुक करने के लिए अप्लाई करती है। वहीं सुंग्यू को हम बताते हैं कि उसके लिए एक लेटर आया है जो कि आर्किटेक्चर नाइट का इनविटेशन है। उसे देखकर वो पूछता है कि क्या हम किसी को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, तो म्यूंग कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम यही पूछोगे। वो उसे बताता है कि हाँ लेकर आ सकते हो। फिर वो उसे ये भी बताता है कि जो रेस्टोरेंट तुमने डिजाइन किया था वो आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर के लिए सिलेक्ट हुआ है। इस पर सुंग्यू कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, जो देखकर म्यूंग कहता है कि तुमने इतने अवार्ड जीते हैं कि तुम्हें सब कुछ फील ही नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही सुंग्यू काफी खुशी से नाचने लग जाता है, जिसके बाद हम सभी लेडीज को एक राइटिंग क्लास में देखते हैं। क्लास के बाद उन्हें काफी अच्छा लगता है। वो प्लान करने लग जाती है कि उन्हें अब एक ट्रिप पर अब्रॉड
अब्रॉड जाना चाहिए। रियो की मॉम जानती थी काफी एक्सपेंसिव होने वाला है, इस वजह से वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद मॉम डैड के पास जाती है इस ट्रिप के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उन्हें बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। वेजिटेबल डिलीवरी करने वाला उन्हें बताता है कि स्कूल के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसलिए ज्यादातर कस्टमर्स अब वहाँ पर जाते हैं। जो सुनकर मॉम और डैड दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल और भी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए मॉम अब डैड से ट्रिप के बारे में बात नहीं करती। इसके बाद हम रियो को देखते हैं। उसने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि उसके ग्रुप में वो देखती है उनके साथ की बाकी स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब मिल गई थी। ये देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है। उसी वक्त उसे सुंग्यो मैसेज करके पूछता है कि आज हम कहाँ मिले, जिसका मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। फिर हम उसे सुंग्यो के साथ उसकी वर्कशॉप में देखते हैं, जब वो उनके लिए खाना बनाती है। जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे काफी पसंद आता है, लेकिन रियो के अकॉर्डिंग इसे और भी बेहतर होना था। सुंग्यो अब उससे पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो? हम आर्किटेक्ट्स का अगले हफ्ते एक इवेंट है और मेरे डिजाइन की हुई बिल्डिंग ने आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये सुनकर रियो उसके लिए काफी खुश होती है। सुंग्यो बोलता है कि इस इवेंट में मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अब भी इसके लिए तैयार नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से एक साथ बाहर घूमना चाहिए। उसे डर था कि किसी ने अगर उन्हें देख लिया साथ में तो पता चल जाएगा। ये सुनकर सुंग्यो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसका डिसीजन सही है। यहाँ से हम डोंगजिन को देखते हैं, जो कि अपने पुराने जिम के बाहर खड़ा हुआ था। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर इतने में उसका ट्रेनर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे अंदर बुला लेता है। डोंगजिन अंदर जाता है, उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो चुका है। तो ट्रेनर भी अब उसे इक्विपमेंट साफ करने के लिए काम पर लगा देता है, जो काम डोंगजिन काफी खुशी से कर रहा था। दूसरी तरफ रियो अपनी कुकिंग क्लासमेट से मिलने के लिए जाती है, जो कि आपस में बात कर रही थी कि उनकी कहाँ पर जॉब लगी है। रियो बताती है कि उसे तो कहीं पर भी जॉब नहीं मिले। इस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारा रिज्यूमे इतना अच्छा होगा कि तुम हायर करने वालों की रेंज के बाहर हो। उसकी तारीफ करके वो लोग उसे बेटर फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। घर आने के बाद रियो कुकिंग इंस्टीट्यूट का ब्रोशर देखती है, जो कि उसे योंजुन ने दिया था। यहाँ पर कोई भी काम ना मिलने की वजह से उसे अब यही रास्ता नजर आ रहा था। वही हम सुंग्यो को देखते हैं, जो कि उस रेस्टोरेंट में जाता है जिसे उसने डिजाइन किया था। उसका ओनर उसे देखकर काफी खुश था, क्योंकि उसकी वजह से उसके रेस्टोरेंट का काफी नाम हो गया था। सुंग्यो यहाँ पर उससे कुछ खास डिशेस बनवाने के लिए आया हुआ था, जो कि ओनर उसके लिए बना देता है। वो उन डिशेस को ले जाकर अब रियो की मॉम को देता है और बताता है कि ये काफी फेमस रेस्टोरेंट से आए हैं। जिसके बाद वो रियो के रूम में जाता है, लेकिन उसका रूम काफी मिस पड़ा हुआ था, इसलिए वो उसे अरेंज करने लग जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े हुए उसे कुकिंग स्कूल के ब्रोशर पर पड़ती है, जो कि अमेरिका में था। इतने में रियो वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे अचानक से देखकर काफी खुश होती है, पर वो उसे इसके बारे में पूछता है। तब वो उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है, वरना उसकी मॉम सुन लेंगी। बाहर जाने के बाद सुंग्यो उससे पूछता है कि तुम फिर से मुझे अकेला छोड़कर अब्रॉड जाने वाली हो? इस पर वो कहती है कि मैं बस उसे देख रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सुंग्यो बोलता है कि तुम भले ही मेरे घर के साथ ही रहती हो, पर फिर भी मुझे काफी दूर लगता है और अब तुम मुझे बिना बताए अब्रॉड जाने के बारे में सोच रही हो। जो कहती है कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैंने जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई किया है सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद इसकी वजह से क्योंकि अब मेरी एज हो गई है और बीमारी की वजह से भी मैं शायद अब बाकी यंग लोगों की तरह काम नहीं कर पाऊंगी। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे साथ इवेंट पर भी आने से मना किया, क्योंकि मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं बचा हुआ है। मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करवा सकती थी। सुंग्यो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता कि तुम क्या हो और क्या नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। पर ये बोलती है कि सिर्फ प्यार मेरे लिए काफी नहीं है, उसने जो सपना देखा है वो उसे पूरा करना है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और सुंग्यो को उसके पीछे आने से मना करती है। वो उसे कहती है कि मुझे अकेले में एक हफ्ते का टाइम चाहिए। जिसके बाद वो चली जाती है। सीन अब यहाँ से काम पर आता है, जिसे एक स्टोर के बाहर मोयम काफी ड्रिंक करते हुए दिखती है, इसलिए वो उसे घर ले जाने लगता है। पर वो उसका चश्मा निकाल लेती है और बोलती है कि अरे तुम मड फ्लैट मैन क्यों नहीं बने? फिर वो उसे बोलती है कि तुम लिखते कुछ और हो और दिखते कुछ और हो। तो काम कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का विलन हूँ ना। इस पर मोयम उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे अवॉइड करना है तो कर लो। जिसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। काम को अब उसे उठाकर घर पर ले जाना पड़ता है, जहाँ घर पहुँचने पर जब मोयम को इस हाल में उसकी मॉम देखती है तो उसे काफी डांटती है कि तुम्हारी वजह से हर बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। पर मोयम की अच्छी बरकतें अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मॉम काम को थैंक्स कहती है और बताती है कि मुझे उसकी टेंशन बनी रहती है कि कौन इस लड़की का ख्याल रखेगा। तभी कांग बोलता है कि आपने इसे काफी अच्छे से बड़ा किया है, पर मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर मॉम को कुछ समझ नहीं आता। तभी कांग उन्हें साफ साफ कह देता है कि मैं मोयम से दूर रहने की काफी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफी मुश्किल है। जो सुनकर मोयम का नशा उतर जाता है और वो उसे देखने लग जाती है। वहीं सुंग्यो भी रियो की फोटोज को देखकर उसे काफी मिस कर रहा था, क्योंकि रियो को अकेले में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसी वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ रियो अपने डैड के रेस्टोरेंट में एक डिश बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था। रात को घर आने के बाद भी सुंग्यो की नजर रियो की खिड़की पर थी, लेकिन काफी देखने के बाद भी जब वो वहाँ पर नहीं आती तो वो चला जाता है। पर उसके जाते ही रियो अपनी खिड़की पर आ जाती है और एक दूसरे को मिस करते हुए उनकी ये रात निकल जाती है। अगली सुबह रियो देखती है कि डोंगजिन प्रोटीन जार्स को फेंक रहा था, जिसे देखकर रियो कहती है कि अब तुम्हें मॉम को उनके पैसे भी वापस करने होंगे। तो डोंगजिन उसे बताता है कि मैंने फिर से जिम में काम करना शुरू कर
दिया है और मैं सर्टिफिकेशन एग्जाम भी दूंगा। डोंगजुन को अपनी गलती का यहाँ पर एहसास हो चुका था और अब खुद को बेहतर बनाना चाहता था। साथ ही उसे ये भी बोलता है कि कैसे वो हमेशा से उससे इंफीरियर फील करता था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया वो कितना बेवकूफ था, क्योंकि वो लोग फैमिली है और उसे उसके साथ ऐसा फील नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम सुंगयू को देखते हैं जो कि काम करते करते अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तो उसे म्योंग होश में लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सुंगयू उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आर्किटेक्चर्स नाइट में जा सकूंगा, इसलिए तुम मेरी जगह पर जाकर अवार्ड ले लेना। जिसके बाद वो इस मीटिंग को बाद में करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। सुंगयू वहाँ से एक साइट पर जाता है जहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से काम की बात करने लग जाता है, जो कि उनके साथ काम करके एक लेबर का एक्सपीरियंस करना चाहता था ताकि वो अपने आर्टिकल को अच्छे से लिख सके, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर मान जाता है। तभी सुंगयू को रियो का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। वो उसका फोन उठाने वाला था, तभी ऊपर से जोर की आवाज आती है और सुंगयू ऊपर हैरानी से देखने लग जाता है। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे चोट लग गई थी। उसे देखकर रियो रोने लग जाती है। जो सुंगयू समझाने की कोशिश करता है कि ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर रियो उसे आई लव यू कहती है। वो उसे बताती है कि मुझे अपनी लव को लेकर इतना नहीं सोचना चाहिए था, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं जो भी खाना बना रही हूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और भले ही उसने खुद ही सुंगयू को कॉल करने से मना किया था, लेकिन वो उसकी कॉल का वेट किए जा रही थी। वो उसे बताती है कि ऐसे में जब उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो कितना डर गई थी। जिसकी ये बातें सुनकर सुंगयू तो स्माइल करने लग जाते हैं कि उसे उसकी कितनी फिक्र है। रियो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे डराया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन सुंगयू तो उसके हाथों मरने के लिए भी तैयार था। फिर उसे गले लगाकर चुप करवाता है और उसे दोबारा कहने के लिए बोलता है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं भी पहले ही कह चुकी हूँ। पर सुंगयू उसे खुद ही आई लव यू बोल देता है और बताता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जब भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वो यही सोच रहा था कि वो इसके बाद रियो को देख भी पाएगा या फिर नहीं। ये बोलकर उसे टाइटली हक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जब सुंगयू के हाथ पर स्लैब गिरने वाले थे, तब उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ एक वीडियो की तरह चलने लग गई थी और उसकी लाइफ के हर एक मोमेंट में सिर्फ रियो ही उसके साथ थी। नियर डेथ एक्सपीरियंस में इंसान के सामने सिर्फ अपने सबसे करीबी की झलक दिखाई देती है और उसके लिए वो इंसान रियो थी। रियो को अब जब पता चलता है कि उसके ऊपर रॉक स्लैब्स गिरी थी, तो वो घबरा जाती है कि जो काम वो करता है वो इतना भी सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे हर वक्त सेफ्टी गियर्स के साथ अलर्ट रहने के लिए कहती है। तभी सुंगयू फोन में देखता है कि रियो को कुकिंग कंपटीशन के अंदर 3rd प्राइज मिला है, जिससे रियो कहती है कि मैंने तो किसी भी कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया था, पर सुंगयू बताता है कि तुम्हारी तरफ से मैंने एंट्री की थी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब सुंगयू उसे रेस्टोरेंट में गया था, तब उसे वहाँ पर इस कॉन्टेस्ट का पोस्टर दिखा था, जिसके बाद वो घर आने के बाद रियो की रेसिपी बुक की खींची हुई फोटो को इस कॉन्टेस्ट के लिए अपलोड कर देता है, जो कि एक हेल्दी रेसिपी बनाने का कंपटीशन था। ये सब बताते हुए सुंगयू उससे माफी मांगता है कि उसने बिना उसकी परमिशन के इसे अपलोड कर दिया, पर रियो तो काफी खुश थी। वो बताती है कि मैं हमेशा हर जगह पर फर्स्ट ही आती रही, पर आज पहली बार 3rd आकर भी मुझे काफी खुशी हो रही है, क्योंकि ये काम उसके इंटरेस्ट का था। रियो अब तक अपनी जॉब न लगने से काफी दुखी थी, पर इस कॉन्टेस्ट ने उसे मोटिवेट कर दिया था कोशिश करते रहने के लिए। दूसरी तरफ हम मोए को देखते हैं जो उसे कह रही थी कि अगर तुम्हें काम को डेट करना है तो मेरे मरने के बाद करना, लेकिन वो तो उनकी बातों पर ध्यान न देकर घर से बाहर आ जाती है। पर मॉम भी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम उसे कभी भी डेट नहीं कर सकती, लेकिन वो सीधा वहाँ से निकल जाती है। तभी उन दो बाहर आती है, जिसे देखकर मॉम पहले तो खुश होती है, पर फिर वो गुस्से वाला लुक देने लग जाती है। उन दोनों बता रही थी कि कल उसने क्या क्या किया, जिसे सुनने के बाद मॉम को भी अच्छा लग रहा था, पर वो उसे ये चीज दिखाती नहीं है। जहाँ उसकी फेवरेट आंटी का ऐसा बिहेवियर देखकर उन दो भी अपसेट हो जाती है और उसे केयर टेकर अब उसे स्कूल ले जाती है। दूसरी तरफ हम काम को देखते हैं जो कि आज कोरियर बॉयज का एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ पर काम कर रहा था, पर उसका ध्यान उसी बात पर था जब पिछली रात उसने अपनी फीलिंग्स मोयम को बताई थी। जब हम देखते हैं कि मॉम मोयम को अंदर भेजने के बाद कांग से कहती है कि मोयम हमेशा से ही ऐसी है, वो दिल की काफी साफ है, जो किसी की भी मदद करने से खुद को नहीं रोक सकती, और अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो इसका कारण युंदो है, क्योंकि वो ये चीज नहीं देख पा रही कि तुम अकेले एक बच्चे का ख्याल रख रहे हो। कांग उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता था और उन्हें मॉम कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसे बुलाने से मना कर देती है और अंदर चली जाती है। यहाँ से अब हम सुंगयू को देखते हैं जिसे म्यूंग कल रात का मिला हुआ अवार्ड लेकर उसे दिखाता है। वो बोलता है कि अब हमारे पास काफी सारा काम होने वाला है, लेकिन सुंगयू कहता है कि मैं तो अपना वर्कलोड कम करना चाहता हूँ, जिसका कारण वो बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर म्यूंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है, तो वो उसे रियो का नाम बताता है। जो सुनकर म्यूंग को एक और शॉक लगता है। वो उसे कहता है कि वो तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड थी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर वो उसे शांति से बैठाकर पूछता है कि मैं उसे अच्छे से कैसे प्रपोज कर सकता हूँ, जिस पर म्यूंग कॉन्फिडेंट होकर उसे अलग अलग रास्ते बताता है कि कैसे वो अपना प्रपोजल स्पेशल बना सकता है। लेकिन उसके ये सभी तरीके काफी फिल्मी थे। इतने में लीना वहाँ पर आती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपना प्रपोजल बिगाड़ना है तो तुम म्यूंग के दिए हुए सजेशंस यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो अकेले में उसे बताती है कि तुम्हारे प्रपोजल में तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, एक डिसेंट सी रिंग के साथ एक प्यारा सा लेटर हो, जो आइडिया सुनियो को अच्छा लगता है। फिर लीना बताती है कि उसे उस पर तब से क्रश था जब से उसने उसका डिजाइन किया हुआ एक घर देखा था। उसे देखकर लीना ने अपना करियर बनाना शुरू किया।
जिस दौरान वो उसे पसंद भी करने लग गई। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वो फीलिंग सिर्फ प्रोफेशन को लेकर थी, इसलिए वो उसे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देती है। सीन अभ्यास से ऊपर आता है, जो कि अभी तक अपने नाम को थर्ड पोजीशन पर देखकर काफी खुश हो रही थी। इतने में मोयम वहाँ पर आती है, जो उसे शौक पर शौक देते हुए बताती है कि मैंने कांग को प्रपोज कर दिया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मैंने हार नहीं मानी और अब वो भी मुझे पसंद करता है। इतना शौक सुनने के बाद रियो आराम से जूस पीने लगती है, पर तभी मोयम उसे बताती है कि कांग ने उसे उसकी मॉम के सामने प्रपोज किया। जो सुनकर रियो के मुंह से सारा जूस बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उसे माफी मांगती है कि मैं अपनी लव लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पाई। मोयम बताती है कि उसके लिए फीलिंग काफी नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मड फ्लैट मैन को पसंद करती है या फिर कांग को, पर अभी उसके लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मॉम को कैसे मनाएगी। सेम प्रॉब्लम रियो के सामने भी थी। मोयम कहती है कि मॉम ने मुझे कहा है कि मेरे मरने के बाद ही कांग को डेट कर सकती हो, जिससे रियो बताती है कि मेरी मॉम तो मुझे ही मार देगी, और वो दोनों ये प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। इधर हम सुंगियो को देखते हैं, जो कि रियो को मैसेज कर ही रहा था कि उसे रास्ते में वही ओल्ड लेडी मिल जाती है जिसकी एक बार उसने कांग के साथ मिलकर हेल्प की थी। इतने में कांग भी आ जाता है, जिन्हें वो ओल्ड लेडी पहचान लेती है, जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक साथ ड्रिंक करते हैं। बातों ही बातों में सुंगियो कांग को बताता है कि वो जरूरतमंदों के लिए खुद को वॉलंटियर करके घर भी बनाता है। ये सुनकर कांग काफी सरप्राइज होता है और उसे एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर वो लेडी रहती थी। वहाँ भी उन्हें इस तरह खुद को वॉलंटियर करके उनके लिए घर बनाना चाहिए, जिसके लिए सुंगियो तुरंत ही मान जाता है और एक ही हफ्ते में काम शुरू करने का प्लान बनाता है, जो देखकर कांग काफी खुश होते हैं। फिर बातों बातों में कांग उससे बता देता है कि मैं और मोयम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं मान रही है। तभी सुंगियो को रियो का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि वो मोयम के साथ है। ये देखने के बाद वो कांग के हाथ से कैन लेकर खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है ताकि वो ज्यादा ड्रंक ना हो जाए। वहीं रियो मोयम को एक पार्क में लेकर आती है, उसे काफी ड्रिंक की हुई थी। दूसरी तरफ सुंगियो भी कांग को वॉक कराने के बहाने उसी पार्क में लेकर आ जाता है, जहाँ वो उन दोनों से मिलते हैं। रियो और सुंगियो यहाँ पर ऐसा प्रेटेंड करने लग जाते हैं जैसे कि लोग एक्सीडेंटली मिले हो, लेकिन उन दोनों की खराब एक्टिंग की वजह से दोनों तुरंत ही पकड़े जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं ताकि ये लोग बात करके सॉर्ट आउट कर सके। दोनों अब साथ में बैठ जाते हैं। तभी मोयम उसे बताती है कि उस रात भले ही मैं ड्रंक थी, लेकिन मुझे सारी बातें याद है। कांग कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम की फीलिंग को समझता हूँ, पर मोयम ये कह रही थी कि किसी की मॉम के आगे कोई किसी को भला कैसे प्रपोज कर सकता है। वो काफी घबरा रही थी ये सब कहते हुए, तो कांग उसे किस कर देता है, पर फिर तुरंत ही पीछे हट जाता है क्योंकि वो अभी भी काफी नर्वस हो गया था। वो मोयम को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो सुनकर वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। कांग उसे कहता है कि मैंने जो भी पैसे इकट्ठा किए हैं उससे मैं तुम्हारे लिए काफी सारा खाना खरीदूंगा। तो वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगती है, तो वो कहता है कि फिर मैं और भी पैसे कमाऊंगा। अगले दिन हम रियो की रात को देखते हैं, जो कि चुपके से उस रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं, जो कि उनके इलाके में नया खुला था, क्योंकि उनकी वजह से डैड का बिजनेस डाउन हो गया था। वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो काफी लंबी लाइन लगी हुई है। तभी वो मॉम को भी उसी लाइन में सामान लेकर निकलता हुआ देखते हैं, जिन्हें वो पकड़ लेते हैं। फिर अपने रेस्टोरेंट में आने के बाद मॉम डैड को बताती है कि उन्होंने ऑफर निकाला है, जिसके लिए सभी सुबह सुबह लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। मॉम वहाँ से खाना इसीलिए खरीद कर लाई ताकि वो इसे टेस्ट कर सके। अब जब वो इसे टेस्ट करते हैं तो वो सच में काफी अच्छा था, पर मॉम समझाती है कि इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं और आजकल लोगों को ओरिजिनल खाने से ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग पसंद आती है। डैड को अब लगने लगता है कि उन्हें अपना ये बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम सुंगियो को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी रियो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो कॉल कट कर देता है और खाने का ऑर्डर देता है, जिसे खाते हुए रियो बोलने लग जाती है कि म्यूंग ने जो मुझे रेस्टोरेंट की लिस्ट दी थी, मैं वहाँ हर जगह जाकर खाना ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन अपने पेट की वजह से वो अब ऐसे नहीं कर सकती थी। इसे सुंगियो को आइडिया आता है और रियो से कहता है कि तुम्हें कुकिंग वीडियोस ऑनलाइन डालना फिर से शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि तुम यूएस में बनाया करती थी। रियो से मना करते हुए कहती है कि वहाँ के लोगों को कोरियन डिशेस समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं उन्हें प्रोफेशनल लगती थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। तब सुंगियो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिसके बाद वो उसे वर्कशॉप पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो कैमरा से उसका शूट करने वाला था। कैमरा को देखकर जो काफी नर्वस हो जाती है और सारे स्टेप्स ही भूलने लगती है। सुंगियो उसके पास आकर उसे हिम्मत देता है कि वो जो भी खाना बनाती है वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके फोरहेड पर किस करते हैं, जिससे रियो में भी हिम्मत आ जाती है। वही दोनों अब वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम लीना को देखते हैं, जिसे उदास देखकर डोंगजिन इसका कारण पूछते हैं, तो वो उसे बता देती है कि उसे प्यार में रिजेक्शन मिला है। ये देखकर डोंगजिन उसे पानी की बोतल देते हैं और कहने लगता है कि तुम रोने वाली हो क्या। और फिर उसे बोलता है कि जिम ट्रेनर और मेंबर एक दूसरे के प्यार में पड़े ना ठीक नहीं है। जो सुनकर लीना हैरान हो जाती है कि अचानक से क्या बोल रहा है, और फिर उसकी बात उसे हंसने भी लग जाती है। सीना भी यहाँ से मोयम पर आता है, जो कि अपनी मॉम के लिए काफी कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। उन्हें लगता है कि वो उनसे माफी मांगने के लिए आई है, पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो अब भी कांग को ही डेट करूंगी। जो सुनकर मॉम गुस्से में बैग नीचे फेंक देती है, तो मोयम उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि यूंदो असल में कांग की बेटी नहीं है, बल्कि उसके भाई की बेटी है। एक एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, पर मॉम को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोयम मुझसे कहती है कि अब यूंदो और कांग एक दूसरे की दुनिया है, इसलिए मैं उनके साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। पर मॉम फिर भी तैयार नहीं होती, क्योंकि फिर मोयम को यूंदो का ख्याल रखना होगा अपनी बेटी की तरह। इस पर मोयम उनके पास की बात याद करती है जब उसके डैड चले गए थे।
तब मॉम या उसकी बड़ी बहन उसका ख्याल रखा करती थी। वो दिन में काम करती थी और रात में रियल एस्टेट एजेंट बनने का एग्जाम देती थी। मॉम ने कभी भी मोयम को किसी चीज के लिए टोका नहीं था, इसलिए इस बार भी वो उनका साथ मांगती है। पर मॉम तब भी नहीं मानती और उसे ब्लाइंड डेट पर जाकर साल के आखिर तक शादी करने के लिए बोलती है। वो ये चाहती थी कि मोयम खुद अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखे, जैसे बाकी नॉर्मल कपल्स लाइफ जीते हैं। मोयम उनसे कहती है कि वो जो लाइफ जी रही है उससे वो काफी खुश है। वो काम को पसंद करती है और उसी के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ से हम सुंगियों के डैड को देखते हैं, जो कि स्टोर रूम में पुरानी बुक को देख रहे थे, जिसमें उन्होंने खुद ही राइम्स लिखी थी। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे खुद लिख कर दी थी ना, जब वो अपनी 20s के एज में थे। लाइन्स में डैड ने सीजन को मेंशन किया था और उसे लाइफ से रिलेट किया था, जिसे पढ़कर मॉम डैड से कहती है कि हमने अपनी लाइफ में अब खुश रहने जितने फ्रूट्स तो इकट्ठा कर ही लिए हैं, क्योंकि रू का जो मन था वो कर रही थी और दोंगजिन भी अब सही रास्ते पर आ गया था। ऐसे लो डैड का हाथ पकड़कर उनसे कहती है कि हमें अब अपनी शॉप बंद कर देनी चाहिए। वो बोलती है कि तुम्हें ना तो से काफी अच्छी लाइन्स लिखते हो, पर वक्त के साथ तुमने वो सब छोड़कर पैसे कमाने के लिए कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। और उनकी तारीफ में बोलती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। जो सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग फिर से सुंगियों के पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर चले। तो मॉम कहती है कि क्यों, तुम्हें फिर से मेरी बेकार फोटोज खींचनी है। पर डैड बोलते हैं कि नहीं, इस बार मैं अच्छे से सीख कर तुम्हारी फोटोज क्लिक करूंगा। अगले दिन हम सुंगियों को देखते हैं, जो कि अलार्म बजने पर जब उठता है तो काफी खुश होते हैं, क्योंकि आज वो रियो को प्रपोज करने वाला था। अब जब वो नहा रहा था तभी पानी बंद हो जाता है, तो वे इस हालत में जाकर डैड से पूछते हैं। इस पर वो कहते हैं कि वाटर टैंक की सफाई हो रही है, जो कि दोपहर तक बंद रहेगा, इसीलिए वो उसे पानी की बोतल देते हैं खुद को साफ करने के लिए। किसी तरह नहाने के बाद जब वो कपड़े प्रेस कर रहा था तभी उसे म्याऊ का कॉल आ जाता है, लेकिन उससे बात करने के चक्कर में गलती से उसकी शर्ट ही जल जाती है। फिर हम सभी लेडीज को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रूज ट्रिप का प्लान कर रही थी, लेकिन ये ट्रिप रियो की मॉम के बजट के बाहर थी, इसलिए वो सभी को यहीं पर एक्सप्लोर करने के लिए कहती है। पर बाकी सबका कहना था कि एक बार जब वो ओल्ड हो जाएंगे तब फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाएंगे, जिन्हें देखकर सुंगियों की मॉम समझ गई थी कि रियो की मॉम पैसों की वजह से परेशान है, लेकिन वो ये बात किसी को भी बता नहीं रही है। दूसरी तरफ रियो के डैड सुंगियों के डैड को आखिरी बार अपने रेस्टोरेंट पर बुलाते हैं, उन्हें स्पेशल डिश खिलाते हैं और बताते हैं कि शॉप को बंद करने वाले हैं, जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। रियो के डैड बोलते हैं कि मेमोरीज ट्रीट के बदले में तो मुझे कैमरा चलाना सिखाना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने उस दिन के बाद से मेरी जान खा रखी है अच्छी फोटोज लेने के लिए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। तो वो उनकी कोर्स की फीस पे करने के लिए डैड अंदर से एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आते हैं, जिसे पीकर दोनों काफी मजा करते हैं। इसके बाद हम उन दो को देखते हैं, जो कि मोयम की मॉम के पास आती है, उन्हें पेपर से बना हुआ फ्लावर्स देकर कहती है कि ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। आप पिछले कुछ टाइम से मुझे उदास लग रही हैं, इसलिए इसे लेकर आप खुश हो जाइए। उसकी बेबी सिटर अब उसका वेट कर रही थी, इसलिए युंदू चली जाती है, जिसके बाद मॉम कहती है कि युंदू कितनी प्यारी बच्ची है। सीन अब यहाँ से सुंगियों पर आता है, जो कि एक फ्लावर शॉप से अपनी कार पिक करने के लिए जाता है, और हम देखते हैं कि उसने कार में रियो को प्रपोज करने की तैयारी की हुई थी। वही रियो, जो की वीडियो की कम व्यूज को लेकर काफी परेशान थी और सोचती है कि इस तरह के डिश तो मैं खुद कभी भी सर्च नहीं करूंगी। इतने में उसे सुंगियों का कॉल आ जाता है, जो देखकर उसे याद आता है कि वो तो मिलने वाले थे। अब वो जल्दी से उसके पास जाती है। जब वो उसे आज का प्लान पूछती है तो वो उसे कहता है कि सबसे पहले हम अच्छा सा खाना खाएंगे, और जैसे ही जाने लगते हैं तभी कोई पीछे से उनकी कार को बुरी तरीके से टक्कर मार देता है, इसलिए सुंगियों को अपनी कार के साथ साथ अपना प्लान भी टो करवाना पड़ जाता है। फिर वो रियो को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जिसके लिए उसे अवार्ड मिला था। ये देखकर रियो उसकी काफी तारीफ करती है, पर वो पूछती है कि ये जगह इतनी फेमस नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं है। पर पीछे से ओनर आकर कहता है कि यहाँ कस्टमर्स ना होने का एक रीजन है, पर वो ये चीज उसे बताता नहीं है कि सुंगी ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया हुआ है। फिर वो उन्हें सर्व कर ही रहा था कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी हो गई है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रियो उसे जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाने के लिए कहती है, तो ओनर जाते जाते सुंगियों को बताते हैं कि केक किचन में रखा हुआ है, और वो उसे गुड लक बोलता है। खाने के बाद सुंगियों किचन से केक लेने के लिए जाता है, जो कि उसने अपने प्रपोजल के लिए तैयार करवाया था। अभी तक इतना कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए वो खुद को मोटिवेट करता है कि सब कुछ ठीक होगा। जिसके बाद वो खुद उस केक को लेकर रियो के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और केक के साथ उसका वेडिंग प्रपोजल भी खराब हो जाता है। इसके बाद हम सुंगियों की मॉम को देखते हैं, जो कि रियो की मॉम से ट्रिप के बारे में बात करने के लिए जाती हैं। वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हारा बजट इस ट्रिप के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए पे कर दूंगी, जो सुनकर रियो की मॉम साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि एक फ्रेंड भी किसी के लिए इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं करते। मॉम कहती है कि हमारी दोस्ती को 40 साल हो चुके हैं, और मैं ऐसा इसीलिए भी चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जगह पर सुंगियों को बड़ा किया है। रियो की मॉम बोलती है कि उसके लिए तो तुम मुझे पे किया करती थी ना, तो फिर इसमें ग्रेटफुल होने की क्या बात है। और वो बोलती है कि मैं फिर भी ग्रेटफुल हूँ कि तुमने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और वो तुम्हें काफी पसंद करता है। तब रियो की मॉम कहती है कि जब सुंगी और रियो बीमार होते थे तब मैं सबसे पहले सुंगी को इलाज के लिए लेकर जाती थी, और ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे पे करती थी, क्योंकि मैं ये नहीं सुनना चाहती थी कि पैसे लेकर भी मैंने तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। सुंगी की मॉम बोलती है कि मैंने तुमसे ऐसा कब कहा।
रियो की मॉम बोलती है कि हाँ तुमने कहा नहीं, लेकिन मैं ये चीज फील कर पाती थी जब भी तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे या फिर गिफ्ट वगैरह भेजा करती थी। और बोलती है कि तुम आखिर होती कौन हो मुझ पर इस तरीके से पिट्टी करने वाली, तुम मेरे ट्रिप के पैसे नहीं दोगे। इसी बात को लेकर उनकी बहस लड़ाई में बदल जाती है, क्योंकि सुंगियो की मॉम को ऐसा लग रहा था कि दोस्ती तो उनके लिए सिर्फ बहाना था और रियो की मॉम उन्हें अंदर ही अंदर हेट करती थी। इतने में दोनों डैड आकर जब ये देखते हैं तो उन्हें जल्दी से एक दूसरे से अलग कराते हैं। दोनों मॉम एक दूसरे से अपना रिश्ता खत्म कर देती है और कहती है कि वो कभी बात नहीं करेंगे। सुंगियो के डैड किस तरीके से मॉम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीन अब सुंगियो पर आता है जो कि रियो की कुकिंग वीडियो शूट कर रहा था। वो रियो को सब प्रिपेयर करने से पहले ही वीडियो स्टार्ट कर देता है। तब रियो एक कमेंट पढ़कर इमोशनल हो जाती है, जिसमें यूजर ने बताया था कि उसकी मॉम कीमोथेरेपी की वजह से कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने रेसिपी देखी तो उसकी मॉम को ये काफी पसंद आया और अब वो अच्छे से खा रही है। रियो ये देखकर खुशी से रो पड़ती है, क्योंकि वो उनका दर्द अच्छे से समझ पा रही थी कि किसी के लिए भी सिचुएशन कितनी मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब से वो उन लोगों के लिए इसी तरीके से मदद करेगी जो कि पेन में है। तभी सुंगियो उससे माफी मांगता है कि जब वो बीमार थी तब वो उसके साथ नहीं था, इसलिए वो उससे मौका मांगता है उसके साथ अपनी लाइफ बिताने का। जिसके बाद वो उसे अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालकर शादी के लिए प्रपोज करता है, पर रियो उसे मना कर देती है ये कहकर कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, जिससे बेचारे सुंगियो का तो दिल ही टूट जाता है। सीन अब यहाँ से अगले दिन पर आता है जहाँ सुंगियो मीटिंग में अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। म्यूंग प्रोजेक्ट रिजेक्शन की बात करता है तो सुंगियो कहता है कि कौन सा रिजेक्शन। तभी उसे पता चलता है कि कोई उसे मिलने के लिए आया। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर कांग था जो कि हाउस बिल्ड के लिए लोकेशन की फोटो लेकर आया था। पर सुंगियो उससे अपना दुख बांटने लग जाता है और बताता है कि प्रपोजल वाले दिन सुबह से कुछ ना कुछ गलत होते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब गॉड का साइन है कि मैं आज उसे प्रपोज ना करूं। शायद मैंने रिंग की जगह ब्रेसलेट लेकर ना गलती कर दी। पर रियो ने उसे रिजेक्ट क्यों किया उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसे कांग कहता है कि हो सकता है उसे भूख लग रही हो। जिसकी ये बात सुंगियो को भी सही लगती है, क्योंकि बचपन से रियो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि सुंगियो के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। वो काफी परेशान भी लग रही थी। वही उसकी मॉम डैड से बोलती है कि सुंगियो की मॉम मेरी दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पैसे देकर टॉन्ट मारे। इधर सुंगियो की मॉम भी डैड से उनकी बुराई किए जा रही थी कि वो हमेशा से मुझसे चलती आई है, जबकि दोनों डैड चैट के थ्रू एक दूसरे से घर की सिचुएशन के बारे में जान रहे थे। फिर दोनों शॉप पर मिलने का डिसाइड करते हैं। सीन अब यहाँ से मोयम की मॉम पर आते हैं, जिन्हें आज उनका ग्रुप काफी शांत लग रहा था। तभी वो मोयम युंदो और कांग को साथ में जाते हुए देखती है। जब वो आगे बढ़ रही थी तभी युंदो के शूलेस खुल जाते हैं तो मोयम उन्हें बांधने लग जाती है, जो देखकर मॉम को याद आता है कि बचपन में उन्होंने मोयम को भी कैसे फन तरीके से शूलेस को बांधना सिखाया था। जब अपनी बेटी को उन लोगों के साथ खुश देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। अब जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो मॉम पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रही थी। मॉम को गुस्से में देखकर मोयम युंदो का हाथ छोड़ देती है, पर वो उन तीनों से पूछती है कि अभी वो क्या खाएंगे। जिसके बाद वो युंदो को गोद में उठा लेती है और कांग से कहती है कि तुम इसे कुछ खिलाती नहीं हो क्या, ये कितनी हल्की है, तुम कल से देखना मैं इसे क्या क्या बनाकर खिलाती हूँ। ये देखकर मोयम को काफी खुशी होती है कि मॉम ने कांग और युंदो को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो उन्हें खुशी से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ दोनों डैड छुपते हुए स्पाई एजेंट्स की तरह शॉप पर मिलते हैं, जिसके बाद ये लोग साथ में ड्रिंक करते हुए सोल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो दोनों मॉम को फिर से कैसे एक करें। इन्हें वापस आने में काफी लेट हो जाता है। तभी रियो और सुंगियो की मॉम को पता चल जाता है कि ये दोनों शॉप पर है, इसलिए वो उन्हें लेने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दोनों ये शॉप पर एक साथ पहुंच जाते हैं और दोनों को गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, इससे वो लड़ते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि दोनों हस्बैंड साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वही रियो को सुंगियो के नंबर से कॉल आता है, जिसके बाद वो उसी शॉप पर जाती है जहाँ पिछली बार सुंगियो काफी ड्रंक होकर अनकॉन्शियस हो गया था। वो लेडी फिर से रियो को देखकर कहती है कि तुम दोनों लवर्स आपस में इतना लड़ते क्यों रहते हो। इस बार भी अब रियो को सुंगियो को उठाकर ले जाना पड़ता है, लेकिन वो इतना भारी था कि वो बीच रास्ते में बैठ जाती है। जब सुंगियो को होश आता है तो वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। रियो से इस बार में बाद में बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताने लग जाता है कि उसके बिना उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो रियो से बोलती है कि तुम चुप रहो वरना मैं चली जाऊंगी। सुंगियो कहता है कि तुम नहीं जाऊंगी, पर वो सच में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वापस भी आ जाती है। और जब सुंगियो को दोबारा होश आता है तो वो दूसरी जगह पर थे। सुंगियो पहले से बेटर फील कर रहा था, इसलिए फिर से वही सवाल करता है कि उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। रियो बोलती है कि अभी हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उन्हें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर सुंगियो कहते हैं कि हमें से भी बेहतर हो सकते हैं ना एक साथ रहकर। पर रियो को डर था कि वो आज तो फिट है, लेकिन आगे चलकर उसे क्या होगा पता नहीं था, इसलिए वो सुंगियो को अपने साथ सफर नहीं करवाना चाहती थी। सुंगियो बोलता है कि हादसा तो मेरे साथ भी हुआ था ना, और हर किसी के साथ होता ही है, डेथ से कोई भी दूर नहीं जा सकता। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और उसे गले लगाकर बोलते हैं कि भले ही मुझे तुम्हारे साथ जीने के लिए एक दिन मिले, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। रियो भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। तो सुंगियो फिर से उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांगते हैं, जिसे रियो बोलती है कि जब तक तुम ब्रेसलेट नहीं दोगे तब तक मैं नहीं बताऊंगी। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो घर में रखा हुआ है, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन तभी रियो अचानक से शॉक हो जाती है। जैसे सुंगियो भी पीछे घूमता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के मॉम डैड ने उन्हें देख लिया था।
जहाँ पर सोंगी और रियो को दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को गले लगाता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। जब वो लोग उनसे सवाल करने लग जाते हैं इस बारे में, तब सोंगी उन्हें सच बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। रियो ने बताती है कि इन दिनों हमने इस बारे में काफी सोचा और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है। जो सुनकर रियो की मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है तो सोंगी आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए चलूंगा। सोंगियो की मॉम कहती है कि लगता है तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। ये बोलकर उसे फ्रेंच में डांटते हुए घर चलने के लिए कहती है, जिनका ये रूप देखकर रियो की डैड तो डर जाते हैं, पर सोंगियो के डैड को तो जैसे प्राउड फील हो रहा था। वैसे भी वो ड्रंक थे तो उनके लिए सिचुएशन समझना भी मुश्किल था, पर दोनों मॉम फिर से एक दूसरे से लड़ पड़ती है। जिसके बाद मॉम रियो को ले जाती है, पर वो भाग कर आकर सोंगियो को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो उस मुश्किल टाइम से साथ लड़ेंगे। लेकिन वहाँ इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि डैड को रियो को उठाकर वहाँ से ले जाना पड़ता है। जैसे जाता हुआ देखकर सोंगियो काफी दुखी हो रहा था तो मॉम उस पर काफी जोर से चिल्लाती है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा फनी था। रियो जब घर पहुंचती है तो मॉम उसे सारी बात साफ साफ पूछती है, जिस पर वो उन्हें सच बता देती है कि हम डेट कर रहे हैं और हमारा रिलेशनशिप सीरियस है, मतलब कि वो शादी भी करेंगे। ये सुनकर डोंगजिन बोलता है कि तुमने सोंगियो को कुछ नशीला खिलाया था क्या? भला वो तुम्हारी जैसी लड़की को डेट क्यों करेगा? इस पर वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। मॉम उसकी बात सुनने के बाद बोलती है कि तुम और सोंगियो कभी एक नहीं हो सकते, जिसका कारण बताए बिना ही वो अंदर चली जाती है। रियो को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्होंने मना क्यों किया, जबकि वो तो सोंगियो को कितना पसंद करती थी। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की सोंगियो की मॉम से लड़ाई हुई है, इसीलिए वो गुस्से में है। वहीं डोंगजिन को अब भी लग रहा था कि रियो ने सोंगियो का ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए वो उसे प्यार करने लगा है, तो मारने के लिए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तो उसी तरह सोंगियो की हालत भी खराब थी। उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि जब भी वो देर रात तक बाहर होता था तो वो काम पर नहीं बल्कि डेट पर जाता था। मॉम को लगता है कि रियो ही होगी जिसने कि पहले सोंगियो को कन्फेस किया होगा, उसे अपनी जान में फंसाया होगा। पर सोंगियो कहता है कि मैंने पहले उसे बताया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी तब से जब हम बच्चे थे। मैंने उससे अपनी फीलिंग काफी बार कन्फेस की थी लेकिन उसने मना किया था, पर अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये सुनकर मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो भला मेरे बेटे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है। सोंगियो ने समझाता है कि अरे मॉम वो तो पुरानी बात है ना, अब हम डेट कर रहे हैं। मॉम पूछती है कि क्या फिर तुमने अपना प्रपोजल स्पेशल बनाया? इस पर वो हाँ बोलता है। जो सुनकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है, जिन्हें समझाने के लिए डैड भी पीछे पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो की डैड को देखते हैं जो कि मॉम से एक सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें पूछने से मना कर देती है। पर डैड फिर भी पूछते हैं कि तुम रियो और सोंगियो के रिलेशनशिप के लिए मना क्यों कर रही हो? तुम और सोंगियो की मॉम तो अच्छे दोस्त हो और सोंगियो को भी हम कितने सालों से जानते हैं, वो कितना अच्छा लड़का है। मॉम कहती है कि यही वजह है कि मैं उनके इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। वो नहीं चाहती कि वो लोग रियो को एक बीमार पेशेंट या फिर एक ऐसी लड़की की तरह देखे जिसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है। वहीं सोंगियो के मॉम डैड ये बात कर रहे थे कि बचपन से उन्होंने सोंगियो के साथ नाइंसाफी की है कि उन्होंने उसको बचपन में टाइम नहीं दिया। हमें तो खुशकिस्मत समझना चाहिए खुद को कि हमेशा से रियो उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ थी। कभी फिर वो डैड से कैंसर सर्वाइवर के बचने का चांसेस पूछती है, लेकिन फिर अचानक ये बात उन्हें भूलने के लिए कहकर सो जाती है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि सोंगियो को कॉल करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। चेक करने के लिए जब वो विंडो पर जाती है तो सोंगियो उसकी विंडो क्लाइंब कर रहा था और दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर डर जाते हैं। रियो अब उसे संभाल कर अंदर लेकर आती है, जहाँ वो उसे मार कर कहती है कि इस तरह तुम्हें चोट लग सकती थी ना। लेकिन सोंगियो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। उन दोनों के पेरेंट्स अभी गुस्से में थे और उन्हें डर था कि वो उनके लिए मानेंगे या फिर नहीं। तो इस बीच रियो से बेब कहकर बताती है कि अगर वो नहीं माने तो मैं प्रोटेस्ट पर चली जाऊंगी और चिल्लाकर कहूंगी कि सोंगियो मेरा है। जिसके बाद सोंगियो उसे वो ब्रेसलेट देता है जो कि वो उसे प्रपोजल के टाइम पर देने वाला था। रियो को ये काफी पसंद आता है। फिर वो अपने नीज पर बैठकर रियो को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो उसे गले लगाकर हाँ कर देती है। अब अगले दिन रियो की डैड अपने रेस्टोरेंट में जाकर उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो इस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। दूसरी तरफ रियो मोयम के पास जाकर उसे बताती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमारे पेरेंट्स को पता चल गया है। इस पर मोयम हैरान होती है, क्योंकि इस बात से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अपनी मॉम से काम को डेट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। जो पता चलने के बाद रियो हैरान होती है और उसे भी तरीका बताने के लिए कहती है जिससे वो भी अपने पेरेंट्स को मना सके। तभी वो उसे अपने पेरेंट्स को अच्छा खाना खिलाने के लिए बोलती है। अब वो जल्दी में थी क्योंकि काम के साथ डेट पर जाना था। जब वो बाहर जाते हैं तो काम उसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसे सोंगियो का कॉल आ जाता है, जिसके बाद हम सभी को सोंगियो के वर्कशॉप में देखते हैं, जहाँ मोयम रियो को सुना रही थी कि अभी मैं अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स पर होती, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल सोंगियो और कांग एक ओल्ड लेडी के घर को रिमॉडल करने वाले थे। उसी की प्लानिंग के लिए सोंगियो ने उसे बुलाया था। जिस बात का पता चलने के बाद रियो और मोयम खुश हो जाते हैं कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं हम रियो की मॉम को देखते हैं जो कि छुपते हुए मोयम की मॉम के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि आज के बाद सोंगियो की मॉम मेरे लिए एक्सेस नहीं करती, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। जो सुनकर मोयम की मॉम हैरान हो जाती है कि 40 साल की दोस्ती भला वो ऐसे कैसे तोड़ सकती है। मॉम बोलती है कि इसमें क्या है, मैं नया दोस्त बना लूंगी। तो मोयम की मॉम उन्हें समझाती है कि पुराने दोस्त के मुकाबले नए दोस्त कभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते। पर मॉम यहाँ पर खुद भी परेशान लग रही थी। जब रियो की मॉम इसका कारण पूछती है तो वो उन्हें मोयम और कांग की डेट के बारे में बता देती है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने उन्हें परमिशन तो नहीं दी ना। मोयम की मॉम कहती है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं भला आप कर ही क्या सकती हूँ। तभी रियो की मॉम भी उन्हें सोंगियो और रियो की डेट के बारे में बता देती है। जो सुनकर उनका भी सेम एक्सप्रेशन था। इतने में सोंगियो की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर रियो की मॉम वहाँ से चली जाती है। उन्हें देखकर उनकी फ्रेंड उनसे पूछना चाहती थी कि उनके रेस्टोरेंट पर वी आर क्लोजिंग सून का साइन बोर्ड क्यों लगा हुआ है, जो वो पूछ नहीं पाती। अब रेस्टोरेंट बंद होने वाली बात सुनकर
पर सुंग्यू की मॉम परेशान दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम मोयम को देखते हैं जो कि कांग और युंदो के साथ रेस्टोरेंट गए हुए थे। वहाँ पर ये दोनों युंदो को अपनी डेटिंग के बारे में बताने वाले थे। मोयम शुरू करते हुए युंदो से पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम बन सकती है। साथ ही वो उसे बोलती है कि वो उसकी रियल मॉम तो नहीं बन पाएगी, पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसे खुश रखने की। युंदो बताती है कि उसे काफी खुशी होगी अगर मोयम उसकी मॉम बन जाए। वो खुद भी उसे काफी पसंद करती थी और इसी दिन का वेट कर रही थी। वो उसे अपने उस दिन के सपने के बारे में बताती है कि उसने देखा था कि उन दोनों की शादी मून पर हो रही है। युंदो बोलती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और मोयम से प्रॉमिस मांगती है कि वो कांग के साथ भी ऐसे ही रहेगी। ये सब देखकर कांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो चीज अभी दोनों नोटिस करते हैं तो बहाना करने लग जाता है कि नहीं मैं रो नहीं रहा। सीना व्यूअर सुंग्यू पर आता है जो कि साथ में अपना काम कर रहे थे। तभी रियो को एक कमेंट आता है जिसमें व्यूअर ने लिखा था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ हेल्दी खाना खाने के बारे में सोच रहा था, तुम्हारी रेसिपी देखी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे बना सकूं और काश मैं इसे टेस्ट कर पाता। ये कमेंट रियो को सोच में डाल देता है। तभी सुंग्यू उससे पूछता है कि क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो। इस पर वो कहती है कि हमने एक दूसरे से 1 घंटे तक बात करने से मना किया था ना, ताकि हम लोग काम पर फोकस कर सके। लेकिन वो अपना लैपटॉप लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि मेरा काम तो हो चुका है। वो उसके पीछे बढ़ जाता है, पर रियो का काम बाकी था, इसलिए वो भागने लग जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर मैं अफसोस करने लग जाता है कि मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सीन अब यहाँ से डोंगजिन पर आता है जो कि अपनी मॉम को जब गिफ्ट देता है तो मॉम और डैड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि डोंगजिन उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिर से कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए डैड उसे मारने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं। तभी रियो भी वापस आ जाती है। डोंगजिन अब उन्हें बताता है कि उसे उसकी सैलरी मिली थी, इसीलिए वो उन लोगों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेकर आया। इससे उन दोनों का ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर मॉम और डैड डोंगजिन और रियो को बताते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला किया है, जो सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो अकेले में डैड के पास जाती है और उन्हें कंसोल करते हुए उनके फैसले को सपोर्ट करती है। दोनों फिर एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन सुंग्यू और कांग ओल्ड लेडी के घर को रेनोवेट करने के लिए लोकेशन पर निकल रहे थे। तभी मोयम और रियो भी वहाँ पर आ जाते हैं उनके साथ चलने के लिए। मोयम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखेगी और रियो सभी के खाने पीने का। इतने में म्योंगी भी उनके साथ चलने के लिए आ जाते हैं। वो लोग अब उस ओल्ड लेडी के घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब है। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा रूम था और कुछ भी नहीं। ये काम सभी के लिए काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन बिना हार माने वो अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं। वो सभी मिलकर काफी मेहनत करते हैं और काफी देर काम करने के बाद सब कुछ फाइनल कर देते हैं। जब वो ओल्ड लेडी वापस आकर अपना घर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका घर है। रियो ने उसके घर में एक विंडो भी लगा दी थी ताकि काम से आने के बाद वो खुलकर सांस ले सके। जो देखकर वो बताती है कि वो जब भी गार्बेज इकट्ठा करने के बाद आती थी तो उन्हें अंदर काफी सफोकेटेड फील होता था, इसलिए वो हमेशा अपनी मौत का इंतजार करती थी। लेकिन अब वो अपने बचे हुए दिन अच्छे से जी सकती है। उन लेडी की मदद करके सभी लोगों को काफी खुशी थी कि उन्होंने आज काफी अच्छा काम किया। फिर हम रियो की मॉम को देखते हैं जिन्हें मोयम की मॉम फोन करके अपने ऑफिस में एक एक्सपेंसिव वाइन ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से उनके ऑफिस पहुंच जाती है। पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर सुंग्यू की मॉम बैठी हुई थी। उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये सब मोयम की मॉम की चाल थी उन्हें मिलवाने के लिए। इतने में ही लाइट चली जाती है और इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते तभी उनकी फ्रेंड्स आकर शॉप के बाहर ताला लगा देती है और उन्हें अंदर ही बंद कर देती है। जो देखकर दोनों मॉम उन पर चिल्लाने लग जाती है उन्हें बाहर निकालने के लिए। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम इस तरीके से अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को एक ही बार में खत्म नहीं कर सकती, इसीलिए जब तक तुम दोनों में दोस्ती नहीं हो जाती ये डोर नहीं खोलेगा। फिर वो चली जाती है। इसलिए अब अंदर बैठने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। सुंग्यू की मॉम पहले अपनी गलती मानते हुए उनसे माफी मांगती है कि उस दिन उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन रियो की मॉम को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फ्रिज से जूस निकाल कर पीने लग जाती है, जो देखकर सुंग्यू की मॉम भी उनसे थोड़ा सा जूस मांगती है। फिर उनसे पूछती है कि उन्हें रियो और सुंग्यू के बारे में क्या सोचा है। इस पर वो कहती है कि मैं नर्वस हो गई थी इसलिए कुछ सोच नहीं पाई, और रियो और सुंग्यू की बातें से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने डेट करना जो स्टार्ट किया है। ऊपर से मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उन्हें तकलीफ हो, क्योंकि रियो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। ये सुनकर रियो की मॉम गुस्सा हो जाती है कि वो फिर से रियो के अंदर कमियां निकाल रही है, जैसे उसकी एंगेजमेंट का टूटना और फिर कैंसर होना, जबकि उनका ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। रियो की मॉम बोलती है कि वैसे भी मैं रियो की शादी कभी भी वहाँ पर नहीं कराऊंगी जहाँ पर तुम हो, जो सुनकर सुंग्यू की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ मोयम की मॉम और जब उनकी फ्रेंड वापस से डोर खोलने के लिए आते हैं तो वहाँ का हाल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों मॉम नीचे बैठकर अभी बहस किए जा रही थी, इसलिए वो दोनों फिर से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनका दोस्ती कराने वाला प्लान फेल हो गया था। अगले दिन हम सुंग्यू को देखते हैं जो कि रियो का चैनल जब चेक करता है तो उसके व्यूज अब बढ़ने लगे थे। साथ ही वो उस व्यूअर के कमेंट को भी रीड करता है। इतने में म्योंगो से जल्दी से बाहर बुलाता है। जब सुंग्यू जाता है तो देखता है कि एक क्लाइंट आया हुआ था जो कि उनसे बिल्डिंग बनवाना चाहता था, पर वो जब सुंग्यू से इस जगह पर ऑफिस बनाने के बारे में पूछता है तो बताता है कि मैं यहाँ पर ही बड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपना ऑफिस यहीं पर सेटअप किया। इस पर वो आदमी उसका और इस टाउन का मजाक बनाने लग जाते हैं कि ऐसी जगह वाला कौन ही अपना ऑफिस बनाता है। जिसकी बातें सुनकर सुंग्यू उसे कोई दूसरा आर्किटेक्ट ढूंढने के लिए कहता है जो कि उसके लिए बिल्डिंग बना सके। म्योंग सुंग्यू को शांत करने की कोशिश करता है और फिर खुद ही उसी क्लाइंट से भिड़ जाता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से हमारी रोजी रोटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह वो दोनों उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। म्योंग ने पहली बार किया था इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इससे उन्हें अपना मोटिव समझ में आ रहा था कि वो सिर्फ आर्किटेक्चर बनाने के लिए इस फील्ड में नहीं आए थे। उनका मोटिव था लोगों की मदद करना, और ये उसे तब पता चला जब उसने उस ओल्ड लेडी के घर को ठीक किया। पर म्योंग के सपने थे कि उसके बच्चे अच्छे इंग्लिश कोचिंग
में जाए और उसका एक बहुत ही अच्छा सा घर हो। तो सुंगी उसे कहता है कि इंग्लिश तुम्हें रियो पढ़ा सकती है और तुम्हारा घर मैं बना दूंगा, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। तभी मिम को याद आता है कि उसने एक पोस्टर देखा था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक प्रोग्राम करवा रहा है जिसमें वो रेजिडेंशियल्स को फ्री कंसल्टेंसी देंगे ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव कर सके, साथ ही खाली जगह को भी वो अपनी लिविंग के लिए यूज कर सके। और इस प्रोग्राम के लिए सुंगी भी आगे आना चाहता था ताकि वो उस ओल्ड लेडी की तरह और भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। इससे रियो को भी अपना एक गोल मिल जाता है। अभी तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि लोग उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट कर सके। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि डिस्कस करने के लिए एक साथ हुए थे कि वो अपनी वाइफ को भला कैसे शांत करे, लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। वो फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर हम रियो की मॉम को देखते हैं जो कि मार्केट से सब्जी लेकर घर पर जा रही थी। तभी वो कुछ लेडीज को उनकी शॉप के बारे में बात करते हुए सुनती है कि उनकी शॉप बंद होने वाली है और रियो की डैड भी अपनी बेटी की तरह अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो बात मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उनसे लड़ने लगती है, लेकिन अकेले उनसे लड़ना उनके बस ही नहीं था। वो सभी उन्हें नीचे गिरा देती है। तभी पीछे से सुंगी की मॉम आ जाती है जो कि रियो की मॉम को इस तरीके से देखकर तीनों लेडीज पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो भी उन्हें मारने लग जाती है। पहले तो उन्हें भी थोड़ी सी चोट लगती है, पर इसके बाद वो बैग से सब्जियां निकालकर उन तीनों लेडीज को मारने लग जाती है। लेकिन इस सब की वजह से हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर दोनों डैड और बच्चे भागते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों फिर साथ में ड्रिंक कर रहे थे। ये सुनते ही वो घबरा जाते हैं कि अब उनकी खैर नहीं। सुंगी और रियो को मॉम साथ में देखकर पूछती है कि तुम लोग भी साथ में थे, लेकिन जब इन चारों की नजर पीछे बैठी हुई इन तीन लेडीज पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें देखने से ही पता लग रहा था कि उनकी कितनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, जिसके बाद दोनों डैड किस तरीके से मैटर को वहीं पर खत्म कर देते हैं और उन लेडीज को मेडिकल चार्जेस वगैरह देकर चले जाते हैं। लेकिन तब वो नोटिस करते हैं कि इस इंसिडेंट से दोनों मॉम की एक दूसरे से नाराजगी जो थी खत्म हो चुकी थी। वह जो कुछ भी हुआ उससे काफी खुश थे और ये बात कर रहे थे कि किसने उन्हें ज्यादा अच्छे से मारा। जिसके बाद हम दोनों मॉम को रियो के घर की छत पर देखते हैं, चाहे दोनों आज अपने मन की सारी बातें एक दूसरे के सामने रख देती है। रियो की मॉम बताती है कि वो हमेशा सुंगी की मॉम से इंफीरियर फील करती थी क्योंकि उनके पास वो लग्जरी वो स्किल्स थी जिससे वो अब्रॉड जाया करती थी और एक तरफ वो रियो और डोंग की देखभाल में ही रह गई। इस पर सुंगी की मॉम बोलती है तुम्हारी जैसी लाइफ में भी चाहती हूँ, लेकिन सुंगी का ख्याल रखने का मौका मुझे कभी भी नहीं मिला। मैं इसके लिए तुम्हें कितना ही थैंक यू बोलो कम ही होगा, तुमने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। मॉम फिर उन्हें उनका पहला दिन बताती है जब वो स्कूल में पहली बार मिले थे और रियो की मॉम से बोलती है कि इन लॉज बनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ऐसी रहूंगी जैसे कि अभी हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है कि उन्होंने रियो को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि रियो की बीमारी की वजह से वो उसे नहीं अपनाएंगे। इस पर सुंगी की मॉम कहती है कि मुझे रियो की बीमारी से हमेशा प्रॉब्लम रही है, पर इसलिए नहीं कि मेरे बेटे का बाद में क्या होगा, बल्कि इसलिए कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। ये वो लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम में है तो मुझे उसकी फिक्र होगी ही ना। जो सुनने के बाद रियो की मॉम इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से रियो और सुंगियो उनकी बातें सुन रहे थे। रियो तो यहाँ पर रो रही थी और साथ ही दोनों डैड भी रो रहे थे। सुंगियो की मॉम अब यहाँ पर रियो की मॉम से वादा करती है कि जैसे तुमने सुंगियो को बचपन में ख्याल रखा था वैसे ही मैं रियो का ख्याल रखूंगी। ये बोलकर अब उन लोगों को अंदर बुला लेती है जिन्हें पता लग गया था कि वो उनकी बातें सुन रहे हैं। मॉम फिर रियो और सुंगियो को गले लगाकर उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। इस इमोशनल मोमेंट पर दोनों डैड एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं, जो कि किसी से भी नहीं देखा जाता। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो के डैड आज काफी तैयार होकर रेस्टोरेंट में जा रहे थे क्योंकि आज उनका रेस्टोरेंट में काम करने का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ हम मोहम को देखते हैं जिसे डायरेक्टर उसके साउथ पोल पर पोस्टिंग के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि वहाँ जाने वाली तुम पहली लड़की होगी। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। जाने की प्रिपरेशन करने के लिए उसके पास 2 ही हफ्ते थे, लेकिन तभी वो किसी सोच में पड़ जाती है। वहीं डैड पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कोई कस्टमर आएगा, पर शाम के 5 बज जाते हैं और कोई भी नहीं आता। अब वो जैसे अपना आखिरी दिन पूरा करने जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसे डैड सब कुछ सर्व करते हैं जो कि उसने ऑर्डर किया था। साथ ही उसे बता देते हैं कि आज उनकी शॉप का आखिरी दिन है, जो सुनकर उसे बुरा लगता है। वो उसे बताती है कि वो कैसे यहीं पर बड़ी हुई है और स्कूल के बाद वो अक्सर यहाँ पर खाने के लिए आया करती थी। आपके खाने का टेस्ट और आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जो सुनकर डैड उसे और भी खाना सर्व करते हैं और उसकी बातें सुनकर डैड को अच्छा भी लगा था। अब जैसे वो शॉप बंद करने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें अचानक से देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस मोमेंट पर वो सभी लोग उनके साथ हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर मोयाम और कांग आ जाते हैं। फिर सभी को बताते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कांग अब यहाँ पर डैड से उनके रिटायरमेंट के ऊपर एक्सपीरियंस सीखना चाहता था, इसीलिए वो उनसे इंटरव्यू के लिए पूछता है। जब सभी लोग अंदर खाना एंजॉय कर रहे थे तब कांग डैड से उनके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रह गया जिसका आपको रिग्रेट हो, जिस पर वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा काफी कुछ है, पर यही लाइफ है जिससे हमें एक्सेप्ट करना होगा। इस जगह से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी शॉप के बाद मेरे लिए बस मेरी फैमिली है जिसका मुझे अच्छे से ख्याल रखना है। सबके जाने के बाद डैड अपनी शॉप को गुड बाय करके जब बाहर आते हैं तो बाहर उनकी फैमिली को देखकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो चले गए होंगे, पर उनके बिना वो कैसे जा सकते थे। फिर सभी लोग डैड से उनके कल के प्लान की बात करने लग जाते हैं क्योंकि फाइनली वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, इस पर उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि रियो सुंगियो को मिलने के लिए प्लेग्राउंड में बुलाती है। वो उसके लिए संजोग डिश बनाकर लेकर आई थी जो कि सुंगियो को काफी पसंद थी। वो एक ही बार में उसे खा जाता है, उसकी काफी तारीफ करता है। रियो उसे प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रेनबोज लाइफ टाइम बनाना चाहती हूँ, जब तक तुम इससे बोर नहीं हो जाती तब तक। तो सुंगियो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हम कुछ दिन बाद रियो और सुंगियो की फैमिली को
दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुंगयू के डैड जब मॉम को खुद सर्व कर रहे थे तो ये देखकर रियो की मॉम भी डैड से उन्हें सर्व करने के लिए कहती है। इस पर वो कहते हैं कि वो फूड तो तुम्हारे पास ही रखा हुआ है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेती। जो सुनकर वो उन्हें मारने लग जाती है। अब खाने के बाद रियो और सुंगयू ऊपर रूम में चले जाते हैं। जहाँ रियो उससे पूछती है कि इन दिनों तुम कहाँ पर बिजी हो, हम कितने दिनों से डेट पर नहीं गए हैं। तो वो कहता है कि उसके पास काफी काम था और वो उसे एक वीक और वेट करने के लिए कहता है, जो कि रियो को काफी लंबा टाइम लग रहा था। तो सुंगयू उसे गले लगाकर बोलता है कि इतना टाइम तो मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। इतने में डोंगजिन अंदर आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर चौंक जाता है और जोर से चिल्लाकर मॉम से कहता है कि ये दोनों रूम में अजीब हरकतें कर रहे हैं। पर रियो से बोलती है कि हमें दोनों फैमिलीज का अप्रूवल मिल चुका है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। पर डोंगजिन उसे एम्बैरेस करने के लिए सुंगयू को बताते हैं कि रियो उसका रेजर चुरा लेती है, जैसे कि वो बिगफुट हो। पर इसे सुंगयू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। डोंगजिन अब भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो इस बात से काफी हैरान था कि सुंगयू रियो को भला कैसे पसंद कर सकता है, जिसे देखकर सुंगयू अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है खाने पीने के लिए, जो देखकर डोंगजिन काफी खुश हो जाता है और उसे ब्रदर इन लॉ कहता है। इसके बाद रियो उसे रूम से निकाल देती है और दोनों अपने मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम काम को देखते हैं, जिसे मोयम के ऑफिस जाने पर उसके कलीग से पता चलता है कि ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर मोयम को साउथ पोल के लिए असाइन किया गया है, जो कि उसका सपना था। जब मोयम नीचे आती है तो कांग उसे साउथ पोल के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तभी मोयम उसे कहती है कि हमें एक डेट के लिए चलना चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है क्योंकि उनकी पिछली डेट तो खराब हो गई थी। हम अब इन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ की राइड से कांग काफी डरा हुआ था। पर मोयम के लिए वो उस राइड पर चढ़ जाता है, लेकिन वो डरा हुआ था। ये देखकर वो उसके काफी पास बैठ जाती है और उसे हिम्मत देती है। राइड के स्टार्ट होने के बाद कांग भी एंजॉय करने लग जाता है और इस तरह वो दोनों काफी सारी राइड्स पर जाते हैं, साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम तीनों मॉम को देखते हैं, जो कि ग्रुप के 4th मेंबर को रियो और सुंगयू के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, तो वो काफी खुश होती है। सुंगयू की मॉम रियो की मॉम से बोलती है कि शादी में हमें कोई गिफ्ट या फिर पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बच्चों की सिर्फ खुशी मैटर करती है। तो वो रिप्लाई देती है कि मैं कौन सा तुम्हें देने वाली थी, जिस पर वो दोनों फिर से बहस शुरू कर देती है। पर फिर शांत होने के बाद वो दोनों वेडिंग लोकेशन सोचने लग जाते हैं। जब सुंगयू की मॉम बड़े अच्छे होटल की बात करती है तो रियो की मॉम बोलती है कि ये काफी एक्सपेंसिव होगा। तो सुंगयू की मॉम अब उन्हें क्लोज फ्रेंड्स और लोगों को इनवाइट करने का सोचती है। पर रियो की मॉम कहती है कि मैं दूसरों की शादी में इतने पैसे दिए हैं तो मुझे वो भी तो वसूल करने हैं। जो सुनकर सुंगयू की मॉम गुस्सा हो जाती है कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। उनकी ये लड़ाई उन तो भी देख रही थी, जिसे मोयम की मॉम समझाती है कि तुम अपनी फ्रेंड से इस तरीके से लड़ाई मत करना। जो देखकर दोनों ही मॉम चुप हो जाती है। सीन अब डोंगजिन पर आता है, जो कि पर्सनल ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तभी लीना वहाँ पर आती है, जो उसे कहती है कि मैं अपने लिए भी पर्सनल ट्रेनर ढूंढ रही हूँ। तो डोंगजिन अपने बॉस को उसे गाइड करने के लिए बुलाता है। पर तभी लीना डोंगजिन को देखती है और सोचती है कि क्या ये हमेशा से इतना हैंडसम दिखता था। इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि अपने डैड के रेस्टोरेंट में सब कुछ काफी मिस कर रही थी। तभी उसे मोयम का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो काफी सारा सामान लेकर मोयम के घर से कांग्रेचुलेट करने के लिए जाती है, क्योंकि वो साउथ पोल पर जाने वाली थी। पर मोयम काफी दुखी थी कि वो ये सब काम को कैसे बताएगी। तो केक खाते खाते इस बारे में सोचने लग जाते हैं। रियो से समझाती है कि तुम्हें डायरेक्टली उसे इस बारे में बता देना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये तुम्हारा सपना है, बस 1 साल की तो बात है ना। पर मोयम अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे देखकर रियो को भी समझ में आ जाता है, जब वो अब्रॉड गई थी तब सुंगयू को कैसा फील हुआ होगा। तभी उसे सुंगयू का कॉल आ जाता है, पर वो उसे नहीं उठाती। मोयम का कुछ टाइम अकेले बिताना था, तो वो रियो को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद रियो वहाँ से सुंगयू से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो उसे मोयम की साउथ पोल वाली बात बताती है, जो सुनकर वो उसके लिए काफी खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुंगयू की मॉम ने रियो की मॉम को उनके घर पर खाना बनाना सिखाने के लिए बुलाया था। तो बदले में रियो की मॉम भी उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए कहती है, जिसका कारण वो बताती है कि अभी तो नहीं, लेकिन कभी न कभी तो वो अब्रॉड जरूर जाएगी घूमने के लिए, तब ये चीजें काम आएंगी, जिसके लिए मॉम भी मान जाती है। अब जब वो खाना बनाना शुरू करते हैं तब रियो की मॉम सुंगयू की मॉम को काफी डांट रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। उन्होंने राइस कुकर पे पहली बार ऑपरेट किया था। इसके बाद रियो की मॉम को इंग्लिश सिखाने की बारी आती है, तो सुंगयू की मॉम जैसे अपना बदला ले रही थी, जिससे रियो की मॉम जल्दी इरिटेट हो जाती है। अब दोनों मॉम तो यहाँ पर थी और दोनों डैड रियो के घर में अपने ड्रिंक्स का प्रोग्राम सेट कर रहे थे। सुंगयू के डैड एक एक्सपेंसिव बॉटल लेकर आए थे, जो देखकर रियो के डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर डैड उन्हें उसके साथ एक कैमरा भी देते हैं, जिससे वो मॉम की अच्छी फोटोज खींच सकते थे। एक साथ 2 गिफ्ट देकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन रात होते होते वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। रियो के डैड उसी कैमरा से सुंगयू के डैड की फोटो खींचने लग जाते हैं, जहाँ पर सुंगयू के डैड पोज कर रहे थे और रियो के डैड उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे। और जब वो अच्छे से फोटो नहीं खींच रहे थे तो वो उन्हें मार मार के सिखा रहे थे कि कैसे फोटो लेनी है। अगले दिन हम मोयम को देखते हैं, जो कि कान के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। जब वो उसे खोलता है तो उसमें टी शर्ट थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से उस मड फ्लैट मैन वाली टी शर्ट को पहने। लेकिन जब वो अच्छे से देखता है तो उसके अंदर उनकी पूरी फैमिली के लिए सेम टी शर्ट्स थी, जो देखकर कांग काफी खुश हो जाता है कि अब उसकी और युंदू की भी एक फैमिली है। फिर कांग भी उसे रिटर्न गिफ्ट देता है, जिसमें काफी सारे विंटर जैकेट्स और बूट्स वगैरह थे। वो मोयम से कहता है कि साउथ पोल पर काफी ठंड होती है ना, तो तुम इसमें खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। ये देखकर मोयम हैरान होती है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। वो उसे अब ये बात अब तक छुपाने के लिए माफी मांगती है, पर कांग बुरा नहीं मानता, बल्कि वो उसके फैसले को सपोर्ट करता है। पर अब प्रॉब्लम थी कि वो दोनों युंदू को ये सब के बारे में भला कैसे बताएंगे, लेकिन उसने बाहर से ही सब कुछ सुन लिया था। वो मोयम से कहती है कि तुम मेरे लिए वहाँ से पेंगुइन्स की फोटो लेकर आना और मैं और डैड तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं।
सीन अभी आज ऊपर आता है जो कि अपनी वीडियोस पर लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे रही थी। तभी उसके सामने उसी यूजर का कमेंट आ जाता है जिसने उसे बताया था कि बीमार होने की वजह से वो खुद खाना नहीं बना पा रही है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे। इतने में सुंगी उसे विंडो पर बुलाता है। जब रियो जाती है तो वो उसे बाहर घूमने चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है और दोनों रेडी होने के बाद नीचे मिलते हैं। दोनों अब साथ में पुराने दिनों की तरह टाउन की गलियों में घूमते हैं, जहाँ हम उनके साथ हम उनके खुद के बचपन को भी देखते हैं, जिसमें वो एक साथ जाया करते थे और कैसे एंजॉय करते थे और कैसे स्कूल टाइम में रियो उसे मारने के लिए पीछे भागा करती थी। चलते चलते अभी दोनों रियो के डैड के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, जो कि उन्होंने अब किसी और को दे दिया था। वहाँ पर रेनोवेशन भी हो चुका था। रियो को ये जगह पहले से अच्छी लग रही थी। सुंगी अब उसे उस जगह को दिखाने के लिए अंदर लेकर जाते हैं, जो देखकर रियो हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे वो किसी और की जगह में जा सकते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो सुंगी उसे सरप्राइज देता है कि ये रेस्टोरेंट अब तुम्हारा है, जो सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ से अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब रियो के डैड सुंगी से मिलने के लिए उसके वर्कशॉप पर गए थे। वो उसे बताते हैं कि वो रियो के लिए रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। वो उसे सुंगी से रेनोवेट करने की मदद मांगने के लिए आए थे, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे, इसलिए वो उसे अभी रेस्टोरेंट देना चाहते थे, जिसके लिए सुंगी मना नहीं करता, क्योंकि वो भी डैड के साथ मिलकर रियो को सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद से वो दिन रात लगातार रेस्टोरेंट को डिजाइन करने पर काम कर रहा था। यही वजह थी कि वो आजकल काम में बिजी रहने लगा था और रियो से नहीं मिल रहा था। रियो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करती है उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया। फिर हम डोंगजुन को देखते हैं, जिसने कल के लिए अपने एग्जाम की सारी तैयारी कर ली थी। तभी उसका बॉस उसके पास आकर उसे अपनी जीती हुई बेल्ट देता है। वो चाहता था कि इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे। जब डोंगजुन उस बेल्ट को पहनकर देख रहा था तब लीना वहाँ पर आ जाती है, जो उसे बताती है कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग के कोच के लिए मना कर दिया। एक बार तुम एग्जाम पास कर लो, फिर मैं तुम्हारी फर्स्ट लाइन बनूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जब रनिंग के लिए उसे गाइड किया था तो उसकी गाइडेंस उसे काफी पसंद आई। जिसके बाद वो रनिंग करने के लिए ट्रेडमिल पर चली जाती है तो डोंगजुन उसकी मदद करता है। सीन अब यहाँ से रिवर्स होंगे ऊपर आता है, जो कि एक स्टोर के बाहर मोयम और कांग के साथ थे। मोयम सभी को स्टोर में फेयरवेल पार्टी दे रही थी, जिससे रिवर्स होंगे उदास थे, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड पार्टी एक्सपेक्ट की थी। तभी सुंग्यू कहता है कि पता नहीं हम तीनों एक दूसरे के दोस्त कब और कैसे बन गए। तो रियो बोलती है कि अगर हमारी मॉम फ्रेंड्स ना होती तो हम कभी भी मिल नहीं पाते। इस पर कांग पूछता है कि मेरा क्या, तो मोयम कहती है कि तुम तो मेरे लव हो, और उनके रोमांटिक बातें सुनकर रियो और सुंग्यू हिलाने लगते हैं, जो देखकर मोयम कहती है कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें कितना झेला है। तो वो लोग फिर से बैठ जाते हैं और पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। अगली सुबह मोयम को साउथ पोल के लिए निकलना था। कांग उसका सारा सामान कार में रखता है ताकि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ सके। मॉम यहाँ पर मोयम से कहती है कि तुम हमेशा से एक यूनिक चाइल्ड रही हो, जिस पर वो उन्हें थैंक्स कहती है कि उन्होंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया, वरना वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मॉम उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे तुम पर काफी प्राउड है, पर युंदो को छोड़कर जाने का मोयम का मन नहीं कर रहा था, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है, जो देखकर मॉम युंदो को अंदर लेकर चली जाती है। जिसके बाद कांग भी मोयम को वहाँ से ले जाता है। वहीं हम रियो को देखते हैं, जो कि उस कमेंट पर रिप्लाई करती है कि मैं जल्दी ही अपना रेनबो किचन नाम से रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, तो वहाँ पर आकर उसका खाना ट्राई कर सकती है। जिसके बाद वो जाकर रेस्टोरेंट ओपनिंग की तैयारी पर लग जाती है, जिसके काम में सुंग्यू भी उसकी मदद कर रहा था। तभी रियो की मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। रियो यहाँ पर डैड को गले लगाकर इस सब के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ पर मॉम और डैड दोनों को ही रेस्टोरेंट काफी पसंद आते हैं। फिर रियो डैड से बोलती है कि आप मेरे रेस्टोरेंट के एडवाइजर बन जाना, क्योंकि उन्हें इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी कुछ टाइम ही हुआ है रिटायर हुए, तो फिर से मुझे काम पर लगा रही हो। और वो तीनों ने मिस्टर एडवाइजर कहकर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाते। इसके बाद रियो अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐप डेवलप करती है, जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग डिश सिलेक्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते थे। सुंग्यू उसकी काफी तारीफ करता है कि वो पहली कुक होगी जिसे कोडिंग भी आती है। अगले दिन अब दोनों फिर वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाते हैं। जब रियो अपनी ड्रेस ट्राई करके सुंग्यू को दिखाती है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुमने अब से रोज यही ड्रेस पहना करो। तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन फिर रियो को लगता है कि उन्हें अभी अपनी शादी 1 साल तक पोस्टपोन करनी चाहिए, क्योंकि मोयम भी वहाँ पर नहीं है और रियो को भी अपने रेस्टोरेंट सेटअप करना था, जिसके लिए सुंग्यू मान तो चाहता है, पर उसे वेट नहीं हो रहा था कि वो रियो को दोबारा वेडिंग ड्रेस में कब देखेगा। तो रियो उसे एक आइडिया देती है, जिसके बाद हम सुंग्यू की मॉम को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड भी अच्छे से ड्रेसअप हो रखे थे और साथ में वो भी। असल में सुंग्यू अपने मॉम डैड को एक बार फिर से उनकी शादी के मोमेंट्स याद करवाना चाहता था। मॉम डैड दोनों ही काफी खुश थे पुराने दिनों को याद करके। जिसके बाद ये लोग फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं, जिसमें इनके साथ रियो भी थी। फिर मॉम की फ्रेंड्स भी वहाँ पर ब्राइड्समेड बनकर आ जाती हैं, वो भी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। जिन्हें इतना खुश देखकर सुंग्यू रियो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसके बिना वो ये कभी भी नहीं कर पाता। तो रियो बोलती है कि यहाँ लड़के मॉम्स की बातें ना अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैंने अब अपनी मॉम के साथ में बाहर होना चाहिए था। पर वो कहता है कि उनका बेटा तो मैं 30 साल से हूँ, अब मैं तुम्हारा पार्टनर बनकर रहना चाहता हूँ और तुम्हारे बिना मैं एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तभी रियो से बोलती है कि वो लोग भी 30 साल बाद अपने पेरेंट्स की तरह ही ऐसी फोटो क्लिक
करवाएंगे और दोनों काफी खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं। सीन अब यहाँ से 10 महीने बाद का आता है, जहाँ पर हम सभी मॉम्स को पार्क में देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए। वहाँ पर रियो की मॉम की बात उससे हमें पता चलता है कि सुंगयो को सोल का पब्लिक आर्किटेक्ट बना दिया गया है। उसके पास टाइम स्पेस से लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन वो है कि पब्लिक आर्किटेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो सुंगयो की मॉम रियो के बारे में बात कर रही होती है कि उसे भी रेस्टोरेंट खोलने के कुछ ही महीने बाद ही ऑरेंज रिबन मिल गया है और अब रियो भी काफी पॉपुलर हो गई है। लेकिन आज तक उन दोनों का लड़ना अभी तक बंद नहीं हुआ था। पहले वो अपने बच्चों के लिए लड़ते थे और अब वो एक दूसरे के बच्चों की तारीफ करके लड़ रहे हैं कि रियो ने उन्हें ये गिफ्ट दिया है और सुंगयो ने उन्हें ये गिफ्ट दिया है। तभी मोयम की मॉम भी यहाँ पर युंदो की तारीफ करती है कि उसे अपने किंडरगार्टन में अवार्ड मिला है और जो उनकी दूसरी फ्रेंड थी उनकी बेटी की भी जॉब लग गई थी। इस बात से सभी लोग काफी खुश थे। वहीं हम डोंगजिन के बॉस को देखते हैं जो कि जिम में उसके पर्सनल ट्रेनर होने का बोर्ड लगाता है। डोंगजिन ने अब लीना को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। चालीना एक्सरसाइज के बाद उसे बाहर फ्राइड चिकन और ड्रिंक करने के लिए पूछती है, पर वो डांटने लग जाता है कि इतनी एक्सरसाइज के बाद वो भला बाहर कैसे खा सकती है। जहाँ हम समझ पाते हैं कि लीना तो अपनी तरफ से उसे अप्रोच कर रही थी, लेकिन वो शायद उसकी फीलिंग से अनजान था। सीन अब यहाँ से रियो और सुंगयो के डैड पर आता है जो कि अब अक्सर बैडमिंटन खेलने के लिए जाया करते थे, पर सुंगयो के डैड को कल काम पर जाना था। जो देखकर रियो के डैड उनसे कहते हैं कि तुम रिटायर क्यों नहीं हो जाते। इस पर डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है, जो सुनकर उनके हाथ से रैकेट गिर जाता है क्योंकि वो सही कह रहे थे। फिर हम मोयम को देखते हैं जो कि मीटिंग के बाद जल्दी से कांग और युंदो को वीडियो कॉल करती है। वो देखती है कि वो दोनों उसी घर में थे, जिससे उसे काफी खुशी होती है कि वो भी अब उनकी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब वो लोग उसके साथ उसके घर में ही रहेंगे और अपने घर को बेच देंगे। फिर कांग उसे बताते हैं कि अगले महीने वो उसके पास आ रहा है क्योंकि उसे वहाँ साउथ पोल के बारे में एक आर्टिकल कवर करना है, जिसके लिए उसे परमिशन मिल चुकी है। जो बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही रियो के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स उसके खाने की काफी तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद रियो उन कस्टमर को उस डिश की रेसिपी भी दे देती है जो कि उन्होंने ऑर्डर किया था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करता, पर रियो का मानना था कि अगर इससे लोगों को हेल्दी खाना बनाने में मदद मिलती है तो वो इस बात से खुश है। वैसे भी उसने ये सारी रेसिपीज अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। फिर हम सुंगयो के ऑफिस को देखते हैं जिसने वर्कशॉप का फर्स्ट फ्लोर सभी सिटीजन्स के लिए खोल दिया था, जहाँ पर कोई भी आकर अपनी पसंद की एक्टिविटी कर सकता था। इतने में मॉम और उनकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। सुंगयो की मॉम ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने अब तक के 30 साल की डिप्लोमेट एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ था और कुछ ही दिनों में उनका एक बुक साइनिंग इवेंट भी होने वाला था जिसमें वो सभी को इनवाइट करती है। रियो की मॉम भी वहाँ की वॉल पर अपनी फेरी टेल क्लासेस का एक नोट लगाती है ताकि वो टाउन के सभी बच्चों को इंस्पायर कर सके। वो सुंगयो को ये भी बताती है कि उन्होंने इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया है ताकि वो अगले साल से बच्चों को इंग्लिश फेरी टेल्स भी सुना सके, जिस सबसे उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि रियो की मॉम उसे बचपन में फेरी टेल सुनाया करती थी और उन्हें ये करना काफी अच्छा लगता था। दूसरी तरफ रियो जब कमेंट्स चेक कर रही थी तो उसमें उसे वही यूजर का कमेंट दिखता है जिसने काफी टाइम पहले बताया था कि बीमारी की वजह से उसमें खाना बनाने की एनर्जी नहीं है, लेकिन आज जब वो उसके रेस्टोरेंट से खाना खाकर गई तो उसने उसे अपनी रेसिपीज भी दी जो कि उसे काफी पसंद आई, पर वो शाय होने की वजह से उसे बता नहीं पाई कि वही वो पर्सन है। जिसका ये मैसेज देखकर रियो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उसे सुंगयो का मैसेज आता है और उसे याद आता है कि उसे तो उससे मिलने के लिए जाना था। वो भागते हुए अब उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो तो जैसे उसके लेट आने से काफी नाराज था। जो कहती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुमने कहा था कि मैं कितना भी लेट हो जाऊं पर ध्यान से आऊं। तो वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज है क्योंकि उन्हें नए घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए जाना था जो कि सुंगयो ने खुद उन दोनों के लिए डिजाइन किया था शादी के बाद रहने के लिए। वो अब यहाँ पर बहस बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्हें लगता है कि बात बढ़ रही है तो वो अपने बनाए हुए रूल्स याद करते हैं कि जब भी उनकी बहस होगी तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे जब तक उनकी बहस सॉल्व नहीं हो जाती है। हर सेंटेंस में हनी कहेंगे और बहस खत्म होने के बाद वो उसे तुरंत ही भुला देंगे और हाथ पकड़कर चलने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बहस अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो एक दूसरे को हनी कहकर लड़ रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि नए घर में क्या चीजें कैसी होंगी। तो सुंगयो अब यहाँ पर एक और रूल ऐड कर देता है कि लड़ाई करने के बाद भी वो लोग दूसरे बेडरूम में जाकर नहीं सोया करेंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके अपना नया घर देखने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वैसे ही थी आज की वीडियो एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।